So Euclid's 5 postulates. Okay. So what will the these are the 5 postulates that will be trying to prove or will try to justify. ठीक है, जस्टिफिकेशन चाहिए ना, अगर तुम कुछ बोल रहे हो तो उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स में जस्टिफाई करना पड़ता है. ठीक है, सो जस्टिफिकेशन कैन बी इन मेनी फॉर्म्स. यहाँ पे पोस्टुलेट्स भी मिलेगा तुमको, एक्सियोम्स भी मिलेगा. ठीक है, तो उसको हम लोग कुछ कुछ एग्जांपल्स के बेसिस पे दिखा सकते हैं. अदरवाइज जो इंट्यूशन बोला था ना, याद है लास्ट क्लास में इंट्यूशन बोला था. यहाँ पे द इंट्यूटिव फीलिंग, जैसे तुम्हारा लाइन क्या है, मतलब लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, वी हैव द इंट्यूटिव फीलिंग. पार्ट क्या है, these were some intuitive feelings which we understand based on analysis. ठीक है, अगर हम लोग कुछ देखेंगे, कुछ फिगर्स को देखेंगे, then we can understand कि हाँ ऐसा, इसको हम रिलेट कर पाएंगे. So based on relating the concept we understand that concept. समझ में? ऐसा नहीं है कि उसको प्रॉपर डेफिनेशन है, डेफिनेशन नहीं मिलता है. समझ में आ रहा है? हाँ. बाकी को समझ में आ रहा है? नवोदय पृष्ठ के समझ में आ रहा है? यस सर. ये मतलब थोड़ा ये चैप्टर थोड़ा सा उटपटांग टाइप का है, नॉर्मल टाइप का चैप्टर नहीं है. सो यू हैव टू मतलब अंडरस्टैंड इट डिफरेंटली देन द अदर चैप्टर्स. ओके, सो ये चीज ध्यान में रखना, बिकॉज ये नॉर्मल वाला चैप्टर नहीं है, ये एकदम पुराने जमाने का चैप्टर बोल सकते हो. बस तब का टाइम में इतना मतलब क्या बोलते हैं इसको, दिस इज अ पार्ट ऑफ प्योर मैथ्स. प्योर मैथ्स में जो पढ़ते हैं ना हम लोग, जो पढ़ते हैं दैट इज अप्लाइड मैथ्स. दिस चैप्टर इज टोटली डिफरेंट. इससे ज्यादा, इसके अलावा जो बाकी चैप्टर्स है इस बुक में, मतलब 1 to 4 या फिर 6 से बाकी जो चैप्टर्स है, सो ऑल दोस चैप्टर्स आर व्हाट, ऑल दोस चैप्टर्स आर अप्लाइड मैथ्स. समझ में आ रहा है डिफरेंस? और ये चैप्टर पढ़ता है प्योर मैथ्स में. प्योर मैथ्स में थोड़ा सा अलग टाइप का मैथमेटिक्स होता है. ठीक है, सो यू हैव टू शो थिंग्स, प्रूव थिंग्स, हाइपोथेसिस होता है. समझ में आ रहा है सबको? हाँ. काबिल? यस सर. सो ये चैप्टर देख लो, एकदम सिंपल चैप्टर है, बट इसको मतलब समझने का तरीका थोड़ा अलग है. ठीक है, नॉट लाइक द यूजुअल चैप्टर्स दैट इज. सो आज हम लोग कुछ कुछ पोस्टुलेट्स प्रूफ करेंगे. पोस्टुलेट्स मैंने बोला था लास्ट क्लास में क्या था, व्हाट आर पोस्टुलेट्स. पोस्टुलेट्स आर, क्या बोलते हैं पोस्टुलेट्स, क्या होता है? कुछ कुछ एजम्पशंस तो ज्योमेट्री के स्पेसिफिक है कि नहीं. पोस्टुलेट्स होता है एजम्पशंस. ठीक है, एक्सियम्स होता है कॉमन नोटेशंस या फिर कॉमन नोशंस. नोशंस मतलब कॉमन कॉन्सेप्ट जो तुम इनहेरेंटली समझते हो कि हाँ ये है तो है. ठीक है, अगर तुमको अभी कोई पॉइंट बोले, अगर तुमको बोले ऑल ए प्लेन इज मेड अप ऑफ सेवरल मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो तुम उसको क्या, अगर किसी को अगर समझाने का कोशिश करोगे तो कैसे समझाओगे? यू वोंट बी एबल टू गिव एनी डेफिनेशन. यस और नो? व्हाई? बिकॉज वो है तो है. तो दोज आर कॉमन नोशंस. ठीक है, जैसे ये दो अगर इक्वल चीज है, उसको अगर इक्वल है तो दीज आर द एक्सियम्स. ठीक है, एक्सियम्स आर कॉमन नोशंस, लॉजिकल होता है वो. समझ में आ रहा है? हाँ. सर. तो यूक्लिड ने क्या किया था, यूक्लिड ने कुछ कुछ पोस्टुलेट्स दिया था विच वर स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री. ठीक है, तो हम लोग उसी के बारे में बात पढ़ेंगे, बिकॉज दिस चैप्टर इज अबाउट इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री. सो ज्योमेट्री के बेसिस पे उन्होंने जो जो एजम्पशंस प्लेस किया था कि हाँ वो बोल रहे कि हाँ मैंने ये एज्यूम किया कि दो इंटरसेक्टिंग लाइन एक पॉइंट में क्रॉस करते हैं, तो दोज आर सम एजम्पशंस. ठीक है, तो उसको पोस्टुलेट्स बोला जाता है. तो हम भी कुछ कुछ पोस्टुलेट्स यहाँ पे पढ़ते हैं. Coming to the first postulate, a straight line may be drawn from any one point to any other point. ये तो हम लोगों को पता है. अगर if there are two distinct points on a plane, then we can easily join these 2 points to form a line. है कि नहीं? उस दोनों पॉइंट से लाइन पास कर सकते हैं ना, है कि नहीं? हाँ. सर. बट उन दोनों से एक ही लाइन पास हो सकता है. ठीक है, सो पोस्टुलेट था कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. दैट वाज द पोस्टुलेट. ठीक है, सो
यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दिस पोस्टुलेट टेल्स अस दैट एटलीस्ट वन स्ट्रेट लाइन पासेस, तो एक एटलीस्ट एक लाइन पास होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये था पोस्टुलेट। एक्सियम क्या बोला है, एक्सियम उसका एक हार्डन वर्जन है, ठीक है। हार्डन वर्जन मतलब वो थोड़ा स्ट्रिक्ट वर्जन है। स्ट्रिक्ट वर्जन क्या बोलता है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट अगर है, देयर इज ओनली वन यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू, एक ही लाइन हो सकता है, मतलब दो पॉइंट से दूसरा कोई लाइन पास नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर पास होगा तो वो कर्व हो जाएगा, लाइन नहीं रहेगा, स्ट्रेट नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है। सो पोस्टुलेट के बेसिस पे एक्सियम्स डिफाइन किया गया था। समझ में आ रहा है। हाँ हाँ सर। आदर्श, ऋषिकेश, नवदीप, थोड़ा Yes, समझ में आ sir. रहा है। ये चैप्टर थोड़ा बेकार हाँ, लग sir. सकता है, ये चैप्टर थोड़ा सा बेकार लग सकता है, बट ये बेकार नहीं है, बहुत एसेंशियल है। मतलब आजकल हम लोग जो है ज्योमेट्री यूज करते हैं, ये उसका बेसिस है, ठीक है। मतलब अगर ये नहीं होता तो हम लोग का आज ज्योमेट्री जो पढ़ रहे हैं वो नहीं होता। सिंपल सा बात। सो पोस्टुलेट वन समझ में आया। ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, ये समझ में आया? किस किस को ये चीज समझ में आया, बोलो। बहुत सिंपल चीज है। सबको समझ में आया? हाँ हाँ sir. नवदीप, ऋषिकेश? Yes, sir. सो ये तो पोस्टुलेट था, ठीक है। बट यूक्लिड ने क्या किया, यूक्लिड ने इसी पोस्टुलेट को थोड़ा थोड़ा यूज, मतलब जब भी वो यूज करते थे, he used to tell that, मतलब tell that there is a unique line joining the two distinct points, ठीक है। सो उसके बेस पे एक एक्सियम फॉर्म हो गया, मतलब बेस्ड ऑन दिस पोस्टुलेट, यूक्लिड्स पोस्टुलेट। यूक्लिड जब यूज करने जाते थे इसको इन डिफरेंट सिनेरियोज, व्हाट हैपेंड, एन एक्सियम वाज क्रिएटेड। मतलब वो बाय डिफॉल्ट एक क्या हो गया, एक एजम्पशन हो गया, कॉमन नोशन हिसाब से वो काम करने लगा, ठीक है। कि अगर दो पॉइंट है, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम, ओके। सो इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, वेरी सिंपल। लेट अस टेक टू पॉइंट्स P and Q। इन दिस P and Q, व्हाट इज हैपनिंग, P और Q से, मतलब P और Q से जितना भी लाइन पास करो, सोचो P से हम लोग पास कर रहे दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन, बहुत सारे लाइन है, देयर आर टोटल ऑफ 5 लाइन्स, है कि नहीं, 1 2 3 4 5 लाइन्स है। सो आउट ऑफ दिस 5 लाइन्स ओनली वन लाइन पासेस थ्रू Q। सिमिलरली Q में जो है, Q का भी, जो Q में भी कितना लाइन्स है, 1 2 3 4 5, और आउट ऑफ दिस 5 लाइन्स ओनली वन लाइन इज पासिंग थ्रू P। समझ में आ रहा है। सो दिस इज सेल्फ एविडेंट, इसलिए ये एक्सियम में कन्वर्ट हो गया। क्यों, दिस इज ए वेल नोन फैक्ट, ए फैक्ट की तरह हो गया। समझ में आ रहा है। एक्सियम्स आर नथिंग बट वेल नोन फैक्ट्स। समझ में आया। हम लोग क्या क्या फैक्ट को क्या, हाँ हम लोग क्या कभी फैक्ट को क्या प्रूफ करते हैं क्या, नहीं करते। इट्स अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, है कि नहीं, सबको पता होता है। जो लोग नॉर्मल सोचो क्लास 5 6 में पढ़ते हैं, उन क्लास 2 के बच्चा को भी ये पूछोगे समझ में आएगा उसको। हु हैज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइंस, रेज, लाइन सेगमेंट्स, उसको भी पता है पॉइंट क्या होता है कि नहीं। समझ में आया। हाँ आदर्श, हाँ sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो हम लोगों ने क्या देखा फिगर 5.4 में कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट अगर है, उन दोनों में से एक ही लाइन पास हो सकता है। ओनली वन यूनिक लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन अ प्लेन, ठीक है। देयर इज नो सेकेंड लाइन, ठीक है। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या बोला था उन्होंने, समझ में आ रहा है। हाउ पोस्टुलेट्स रिजल्टेड इन एक्सियम्स, समझ में आ रहा है। पोस्टुलेट 1 से एक्सियम 5.1 निकला, समझ में आया। हाँ तो बोल सकते हो कि पोस्टुलेट 1 यूक्लिड ने पहले बोला था, और जब यूज करने गया तो वो एक्सियम में कन्वर्ट हो गया। बिकॉज एवरी टाइम while using he blankly assumed that यूनिक लाइन ही होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या था,
A terminated line can be produced indefinitely. And what do you mean by a terminated line? Terminated line means a line segment. अभी का जमाने का अगर मैं बात करूंगा तो what is a terminated line? A terminated line is a line segment, है कि नहीं? यहाँ पे इसलिए लिख दिया है we call a line segment nowadays. यूक्लिड के भाषा में जो टर्मिनेटेड लाइन था अभी हम लोग किस फॉर्म में जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? लाइन सेगमेंट. ओके, समझ में आया? ओके सर. हाँ. हाँ सर. यस सर. सो अगर तुम्हारे पास अगर एक लाइन सेगमेंट है तो व्हाट विल हैपन? दैट लाइन सेगमेंट कैन एक्सटेंड इंडेफिनिटली. ठीक है, दोनों पॉइंट के बीच में एक लाइन सेगमेंट होता है, दैट इज अ टर्मिनेटेड बाय टू एंड पॉइंट्स. तो दोस एंड पॉइंट्स, ये जो पॉइंट ए और पॉइंट बी है, दिस पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, पॉइंट ए से हम लोग क्या कर सकते हैं? लेफ्ट की तरफ इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, इसमें यहाँ पे इसको राइट की तरफ का एक्सटेंड कर सकते हैं. ठीक है, सो इन ऑपोजिट डायरेक्शंस वी कैन एक्सटेंड द लाइन सेगमेंट इनडेफिनिटली. मतलब लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट इज नथिंग बट ए पार्ट ऑफ ए लाइन, है कि नहीं? मानते हो ना ये? हाँ. हाँ सर. Can I say line segment is a part of a line? So line is an indefinite construct, है कि नहीं? मतलब एक लाइन दोनों तरफ से indefinitely extend करता रहता है, उसका कोई एंड नहीं होता है. So उसका पार्ट अगर हम लोग लेंगे, so that part can always be fit inside a line, है कि नहीं? That line segment can be fit inside its corresponding line. ठीक है, जब हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं तो कैसा होता है, याद है कि जब हम लोग एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे तो लाइन सेगमेंट है ही, यहाँ पे हम लोग जब एक लाइन ड्रॉ करते हैं, हाउ डू वी नेम इट? वी कैन नेम इट बाय द लेटर एल. ठीक है, कोई लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, याद है ना? नेमिंग ऑफ ए लाइन. और वी कैन डू व्हाट? वी कैन डिनोट टू लेटर्स टू एनी टू आर्बिट्रेरी पॉइंट्स ऑन द एजेस, मतलब एंड की तरफ हम लोग डिफाइन करके हम लोग इसको कैसे लिखते हैं? वी राइट इट लाइक दिस. ऐसे लिखते हैं ना? हाँ. ऋषिकेश समझ हाँ, में आ रहा है? हाँ सर. नवोदेव? यस सर. So now tell me, what is this part? ये पार्ट क्या है? This is a line segment. Can I say कि पॉइंट ए और पॉइंट के बीच में जो पोर्शन है दैट इज अ लाइन सेगमेंट. ठीक है, सो ये तो इंडेफिनेटली एक्सटेंड होगा, ये भी इंडेफिनेटली एक्सटेंड होगा. समझ में आ रहा है? क्लियर? Yes. So that is why we can say that ये by जो postulate 2 था, we can say that a terminated line or a line segment अभी के भाषा में can be produced indefinitely. समझ में आया? मेरा एक कॉन्सेप्ट सिंपल है, बिकॉज तुम्हारा जो यहाँ पे जो टर्म यूज करता है क्या था, ये टर्मिनेटेड लाइन बोला था, है कि नहीं? टर्मिनेटेड लाइन. सो टर्मिनेटेड लाइन क्या होता है? टर्मिनेटेड लाइन क्या होता है? टर्मिनेटेड लाइन इज अ लाइन सेगमेंट. And I can very well see from this diagram a line segment is a part of a line. Terminated by two endpoints, है कि नहीं? Two distinct points on the line. Okay, समझ में आया डेफिनेशन? हाँ. So a line segment is a part of a line terminated by two distinct points sir. on the line. इससे हम लोगों को क्या मिल रहा है? This from this statement what we are getting that a line segment
can be extended indefinitely on ठीक है, समझ में आया? हाँ So this is nothing but the postulate 2. Okay, this is postulate 2. Postulate. Anyone doubts? Any doubts? Postulate 2 में? Okay, no doubts. Then let us move to postulate 3. अभी बोलो postulate 3 क्या बताता है कि a circle can be drawn at with any center and any radius. Obviously तो पता ही है ना हम लोगों को, कोई भी एक पॉइंट लो और कोई भी एक रेडियस लो, using that you can construct the circumference, है कि नहीं? And when the circumference is formed, the circle is formed, है कि नहीं? पता है? हाँ देख रहे हैं? Postulates क्या है actually? Postulates are nothing but what we know now consider common facts in mathematics. Common facts in geometry. अभी हम लोग जो ज्योमेट्री छोटा सा जो पढ़े आए हैं, तो we were blankly told that ये एक फैक्ट है, ठीक है? सो हम लोग का माइंड में ये बैठ गया है. अभी मुझे कोई पोस्टुलेट 3 बोलेगा, मतलब एक नॉर्मल आदमी अगर मुझे ये पोस्टुलेट 3 नॉर्मली बोलेगा तो मैं क्या बोलूंगा, अरे ये तो ऑब्वियस चीज है. मुंह से क्या निकलेगा पहले, ये तो ऑब्वियस चीज है. What is that obvious word? Obvious word are nothing but commonly observed facts. ये जो हम लोग कॉमनली ऑब्जर्व करते हैं वो दिमाग में हम लोग का एक फैक्ट हिसाब से बैठ जाता है कि हाँ ये है तो है. समझ में आया? So these are nothing but the postulates. यूक्लिड ने क्या किया था तब के टाइम में, जो डिस्कवरीज हुआ था, जो लोग मतलब मैथमेटिशियंस ने जो डिस्कवर किया था बेस्ड ऑन फॉर ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट जो डिस्कवर किया था उसको ही फॉर्मुलेट करके वर्ड्स में लिख के बना के बुक में पब्लिश कर दिया. सो वही चीज हम लोग आज एक फैक्ट हिसाब से लेते हैं. समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? हाँ ऋषिकेश, नवोदीप? Yes. सो पोस्टुलेट 3 भी क्लियर हुआ. इसमें क्या बताऊंगा, ये तो ऑब्वियस चीज है ना. पोस्टुलेट 4 क्या बताता है? और राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन. ऑब्वियस रीजन है ना. एक एंगल दूसरे एंगल से कब इक्वल होता है? व्हेनेवर द वैल्यूज ऑफ द एंगल्स, द मेजर्स ऑफ द एंगल्स आर इक्वल. राइट एंगल मतलब क्या? 90 डिग्री. तो एक 90 डिग्री का एंगल दूसरा 90 डिग्री से तो इक्वल होगा ही, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? लॉजिक वो है. हाँ हाउ कैन यू मेक टू एंगल्स Yes, इक्वल sir. इफ द मेजर्स ऑफ द टू एंगल्स आर इक्वल? ठीक है, जैसे एक एंगल 30 डिग्री का है, दूसरा एंगल भी 30 डिग्री का है. एक है वो 30 डिग्री का एंगल एक क्वाड्रिलेटरल में है और दूसरा एक ट्रायंगल में है. सो एंगल के लिए क्या चाहिए? फॉर एन एंगल यू नीड 2 आर्म्स, है कि नहीं? 2 आर्म्स चाहिए और आर्म्स के बीच में जो इंक्लाइनेशन होगा, उनके बीच में जो गैप होगा, दैट इज द एंगल, मेजर ऑफ द एंगल, है कि नहीं? सो राइट एंगल में क्या होता है? राइट एंगल में वो जो गैप होता है, दैट मूवमेंट ऑफ वन आर्म फ्रॉम द अदर इज 90 डिग्रीज. ठीक है, एग्जैक्टली 90 डिग्रीज होता है, इसलिए राइट एंगल बोला जाता है उसको. तो एक राइट एंगल दूसरा राइट एंगल से ऑब्वियसली क्या होगा? इक्वल होगा. तो ये पोस्टुलेट 4 में. समझ में आया? हाँ हाँ sir. नवोदीप, ऋषिकेश? Yes sir. Yes sir. ठीक है ना. पोस्टुलेट 5. पोस्टुलेट 5 थोड़ा बड़ा है, देख लो. एकदम इजी चीज है, घबरा मत जाना, बहुत इजी चीज है. मैं समझा देता हूँ क्या चीज है. देखो पोस्टुलेट 5 क्या बताता है कि इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस मेक द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स,
then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of the angles is less than two right angles. अभी ये पढ़ने में कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है नहीं, बहुत कंफ्यूजिंग चीज है, बट व्हाट वी विल ट्राई टू डू, वी विल ट्राई टू ब्रेक इट डाउन, ठीक है। इसको इजीली पहले डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें, ठीक है। सो डायग्रामेटिक ये चीज क्या है पता है, तुम लोगों ने ट्रांसवर्सल पढ़ा है ना, पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, हाँ ऑल्टरनेट एंगल्स, याद है ना। हाँ सर। सो यही चीज बोला यहाँ पे, पोस्टुलेट फॉर इज नथिंग बट दैट कॉन्सेप्ट, ओके। सो यहाँ पे बोला है कि इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, इस यहाँ तक पढ़ने से मतलब इफ यू जस्ट लुक एट दिस पार्ट, व्हाट डू अंडरस्टैंड के दो स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन मतलब कि इंटरसेक्ट कर रहा है, दो लाइन के ऊपर एक प्लेन गिर गया तो इंटरसेक्ट करेगा ना। सो इफ यू वांट टू ट्राई, इफ यू राइट दिस, so if you write this postulate, so this is the postulate, okay। now what does this postulate say, okay, if we write, यहां तक पढ़ो, ठीक है, कहां तक पढ़ोगे, यहां तक। if a straight line falling on two straight lines, if a straight line falling on, पहले हम लोग two straight lines बनाएंगे, these are the two straight lines, may not be parallel, so these are the two straight lines, what are those, suppose this is L, this is M, समझ में आया। now what will happen, if a straight line falling on two straight lines, so we have got the two straight lines will fall, मतलब make a straight line fall on these two straight lines, that means we will make a straight line intersect this straight line, okay। so suppose this is P, अभी इस P को क्या बोला जाता है, what is line P called, line P अब आज के भाषा में, आज के टर्म्स में इसको एक नाम दिया गया है which is called ट्रांसवर्सल। P को क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा है। हाँ so now coming to the next तो part, मुझे समझ में नहीं है। क्यों समझ में नहीं आ रहा है, ट्रांसवर्सल नहीं पता है क्या। हाँ सर। हाँ तो वही है, क्या समझ में नहीं है, बोलो क्या समझ में नहीं है, समझ में नहीं आएगा तो बोलना पड़ेगा ना क्या समझ में नहीं, ये चीज तो पता है ना, छोटा से पढ़ के आओ, ये एंगल्स क्या होता है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है, उसके बाद ये ऑल्टरनेट एंगल्स होता है कि हाँ नहीं? सर। और ये ऑल्टरनेट एंगल्स होता है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होता है, तो ये चीज तो पता है ना। किस चीज में डाउट है नवोदय, यस सर। किस चीज में डाउट है, समझ में नहीं आया बोल रहे हो क्या। तो अभी अभी जो आपने बताया उसमें वो ठीक से नहीं सुना मैं। मतलब अभी जो बताया मतलब क्या, मैंने तो यही बताया ना कि हाँ टू स्ट्रेट लाइंस, ये जो टू स्ट्रेट लाइंस है वो क्या है, एल और एम है, ठीक है, लाइन एल एंड लाइन एम। हाँ सर। और इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन द टू स्ट्रेट लाइन, तो व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन द टू स्ट्रेट लाइन, दिस इज लाइन पी, और पी को क्या बोलते हैं, दैट पी इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल, ओके। सो ओके सर। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट, इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, सेम साइड ऑफ इट, these are the interior angles, similarly these are the two other interior angles, समझ में आया, ये चार ही तो इंटीरियर एंगल्स है ना, इनको क्या बोला जाता है, these are exterior angles, पता है ना। हाँ हाँ सर। ये पार्ट में एक्सटीरियर Yes, होता है, sir. दिस इज एक्सटीरियर, ओके, दिस इज इंटीरियर एंड दिस इज अनदर अगेन एक्सटीरियर, बाहर में होता है ये चीज, समझ में। सो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ये फिर से आएगा तुम लोगों का रिकैप, एक तुम लोगों का एक रिकैप है यहाँ पे, नेक्स्ट चैप्टर में फिर से पढ़ने को मिलेगा। सो अभी बोला है मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट, सेम साइड मतलब क्या, सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल्स होता है ये होता है, दिस इज ऑन द लेफ्ट राइट हैंड साइड एंड दिस इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ओके, समझ में आ रहा है। सो सपोज आई मार्क द इंटीरियर एंगल्स एज एंगल 1, या फिर इसको ए लिख देता हूँ, ए
B, C, D. Okay, so these are the angles A, B, C, D. Now यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि makes the interior angles on the same side of it taken together less than 2 right angles. What is 2 right angles? 2 right angles is 180 degree, है कि नहीं? समझ में आया? हाँ So obviously ये less than 180 degree होगा क्योंकि C भी 180 degree से कम होगा, D भी 180 degree से कम होगा. Obviously this is an obtuse angle, है कि नहीं? What is this angle? This is an obtuse angle. And what is this angle? This is an acute angle. दोनों ही क्या है? They are less than 2 right angles. That is 180 degree. This is also less than 180 degree. And this is less than 180 degree. है कि नहीं? समझ में आ रहा है? हाँ So now हाँ, tell. sir. हाँ, तो अभी बताओ ऑप्टिक्स एंगल जो है, ऑप्टिक्स एंगल यहाँ पे तुम्हारा 180 डिग्री है. सिमिलरली यहाँ पे क्या है? लेट्स कम टू दिस पार्ट. दिस इज ए ऑप्टिक्स एंगल, है कि नहीं? दिस इज ऑल्सो लेस देन 180 डिग्री, है कि नहीं? सिमिलरली व्हाट इज दिस? दिस इज ऑल्सो एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल तो दिस एक्यूट एंगल, तो एक्यूट पे क्या है तुम्हारा? लेस देन 180 डिग्री है. समझ में आया? सो ये इतना तक समझ में आया? If a straight line falling on the makes the interior angles on the same side of it taken less than 2 right angles. समझ में ये चीज? हाँ हर एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री से 180 Yes, से sir. कम है. ऋषिकेश समझ में आ रहा है? सर अपने एंगल डी टू Yes, सर sir. एक्चुअल एंगल लिख लिया. Oh, not actual. This is acute angle. Sorry, acute angle. ठीक है. So अभी बताओ एक्यूट एंगल जो दो है यहाँ पे, या फिर इंटीरियर में ऑप्टिक्स एंगल एक मिलेगा, एक साइड में ऑप्टिक्स, एक सेम साइड में दूसरा वाला जो इंटीरियर एंगल होगा वो एक्यूट होगा. सो इतना तक समझ में आया? ऋषिकेश समझ में आया यहाँ तक? अप टू दिस पार्ट? Yes, sir. लेस देन 2 राइट एंगल्स मतलब क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन राइट एंगल? 90 डिग्री. सो लेस देन 2 राइट एंगल्स मतलब 180 डिग्री. ठीक है. सो अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है. ऑब्वियसली कोई भी दोनों लाइंस को अगर ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट करेगा देन ऑल द इंटीरियर एंगल्स विल बी लेस देन 180 डिग्री. तो पता ही है कि नहीं? यूक्लिड ने क्या उसको एक लिख के बता दिया, तब किसी को पता नहीं था, है कि नहीं? दैट इज हाउ इट बिकम ए पोस्टुलेट. बट अभी हम लोग क्या पता है, हम लोग उसको फैक्ट की तरह लेते हैं. समझ में आ रहा है? हाँ सो Yes, sir. if this happens, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angles is less than 2 right angles. मतलब अगर 180 डिग्री से सम कम हुआ, मतलब इन दोनों का सम अगर 180 से कम हुआ, ठीक है, तब क्या होगा? तब तुम्हारा टेकन टुगेदर मतलब सम कम होना पड़ेगा ऑब्वियसली. तो पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में देखना, पैरेलल में जब ऐसा डिफाइन करेगा तो केस में क्या होगा? तुम्हारा पैरेलल होने से इन दोनों का सम क्या होता है? 180 होता है कि नहीं? ये तो पता है ना तुम लोगों को. मैंने ये चीज कल ही मेरे क्लास 7 का स्टूडेंट को पढ़ाया है. इफ यू वांट टू सी इट आई कैन शो यू लाइन्स एंड एंगल्स. ठीक है. यहाँ पे एक थ्योरम है, अगर ऐसा जाएगा तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि transversal or parallel lines. When a transversal intersects two parallel lines, then alternate angles are equal, corresponding angles are equal, vertically opposite angles are equal. ये लास्ट पॉइंट देखो, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री. समझ में? मतलब उन लोग का सम 180 डिग्री होता है. दैट मीन्स यहाँ पे जो पैरेलल लाइन्स है 4 and 6, यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल्स है 4 and 6 and 3 and 5, सो उन दोनों को मैं अगर प्लस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? So angle 4 plus angle 6 will be 180 degree. Angle 3 plus angle 5 is 180 degree. समझ में आया? समझ में आ रहा है? हाँ Yes, sir. हाँ सर. Yes, sir. So
कमिंग बैक टू दिस क्लास, तो अभी बताओ यहाँ पे इन दोनों का सम 180 से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? इसका मेजरमेंट ज्यादा है, मतलब ये स्प्रेड ज्यादा है कि नहीं? ये जो एंगल है दिस इज लाइक दिस, है कि नहीं? सो ऑब्वियसली 180 से ज्यादा, बिकॉज इसमें 180 होगा ना, इसमें 180 होगा टोटल, इसमें क्या होगा? इसमें ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्वांटिटी से ज्यादा होगा कि नहीं, बोलो। हाँ, तो ये, बट यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली क्वांटिटी से कम होगा। तो जिस साइड में तुम्हारा कम होगा उस साइड में वो मीट करेगा। मतलब इसको तुम इंडेफिनेटली अगर एक्सटेंड करते रहो तो अल्टीमेटली एक पॉइंट पे जाके ये लोग मीट करेंगे, है कि नहीं? सो दिस इज द पोस्टुलेट। मतलब जिस साइड में सम, मतलब इंटीरियर एंगल्स का सम जिस साइड में कम होता है उस साइड में वो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है या फिर डाउट है इसमें? अभी इस डायग्राम में मुझे बताओ, एक चीज सिंपल भाषा में बताओ कि which is greater, a plus b is greater और c plus d is greater, which is greater? बोलो, बताओ। सर कौन सा? मेरे हिसाब से ए प्लस बी। और बाकियों को क्या लगता है? दिस प्लस दिस इज ग्रेटर और दिस प्लस दिस इज ग्रेटर, बोलो। ऋषिकेश क्या लगता है? ऋषिकेश कौन सा वाला? दिस प्लस दिस और दिस प्लस दिस, कौन, which one is greater? सर ए प्लस बी। काबिक, काबिक शाश्वती। A+B। काबिक सर दुईटा इक्वल হবো নাকি? কেনেকে ইকুয়াল হবো? These two are not parallel. ए और डी इक्वल है, इक्वल नहीं है। यहाँ पे ए और डी इक्वल नहीं है। इक्वल होने से मैं कुछ बता पाता। These are not equal. ठीक है? Now if you compare the two obtuse angles, what are the two obtuse angles here? BA is an obtuse angle, C is an obtuse angle. Obviously यहाँ पे क्या दिख रहा है कि B का वैल्यू ज्यादा है, because you are getting a more tilt, है कि नहीं? So B is greater than C, ये तो समझ में आ गया। Similarly भी मुझे बताओ D में क्या है? A और D में which one is smaller? Obviously D is smaller, है कि नहीं? डी स्मॉलर। तो C और B में से B ज्यादा बड़ा है, A और D में से A ज्यादा बड़ा है, तो A प्लस B तो बड़ा होगा ही ना। सो दिस इज द केस। समझ में आया? सो यहाँ पे पोस्टलेट में क्या बोला है कि द टू स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस इंडेफिनेटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ द एंगल्स इज लेस देन टू राइट एंगल। दो साइड होता है ना इंटीरियर एंगल्स का, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये RHS वाला तुम्हारा जो इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है? सो आउट ऑफ दोस टू LHS में दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम ज्यादा हो रहा है देन द एंगल्स ऑन द राइट हैंड साइड। तो ऑब्वियसली इन दोनों लाइंस को मैं अगर लाइन L और लाइन M को मैं कम वाला सम के साइड में, C प्लस डी यहाँ पे कम है ना RHS में, तो अगर मैं RHS में इसको ज्वाइन करने की कोशिश करूंगा, मतलब इंडेफिनिटली एक्सटेंड करूंगा, उस साइड में वो ज्वाइन होगा, यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बोल पाओगे? क्यों नहीं होगा? क्योंकि तो स्पेस बढ़ता ही जाएगा ना। यहाँ पे कितना था? यहाँ पे इतना था, मतलब यहाँ पे इतना था। नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा? बड़ा हो जाएगा ना, गैप बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ, And if you move on the side where the sum of the interior angles is lesser,
तो छोटा वाला सम है मिलेगा तुमको। उस साइड में मूव करोगे तब क्या मिलेगा? एज यू मूव यू विल सी दैट द डिस्टेंस डिक्रीजेस, छोटा होता जाएगा। छोटा होते होते अल्टीमेटली दे विल कन्वर्ज एट ए पॉइंट, सो दे विल इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट। समझ में आया? हाँ So this is the postulate 5. हाँ Okay. सर। तो since C plus D is less, तो जिस साइड में लेस हो रहा है उस साइड में हम लोगों को क्या मिलेगा? We will be able to see that उस साइड में वो दो लाइंस इन्फिनिट मतलब इन्फिनिटली अगर एक्सटेंड करेंगे वो उसी साइड में मीट करेंगे, ऑपोजिट साइड में मीट नहीं करेंगे। क्योंकि ऑपोजिट साइड में क्या हो जाता है? एज यू एक्सटेंड द डिस्टेंस विल इंक्रीज, है कि नहीं? Keep on increasing, but on the other side where the sum is less than 180, मतलब not sum is less than 180 मतलब क्या? वो छोटा होता है ना, दूसरा साइड का सम से छोटा होगा तो ऑब्वियसली बाकी साइड में क्या होगा? as you extend the lines they will, the gap between the lines will decrease, so decrease up to a point where they will intersect. समझ में आया? हाँ पोस्टुलेट 5 किसी को डाउट? एनी डाउट रिगार्डिंग पोस्टुलेट 5? पढ़ने में थोड़ा बड़ा लगता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट इफ यू ब्रेक दैट इनटू स्मॉलर पार्ट्स देन यू विल बी एबल टू इजीली आइडेंटिफाई। उसको कोई भी ज्योमेट्री का कुछ अगर कोई स्टेटमेंट मिले या फिर इन फ्यूचर भी अगर क्लास 9 में जाओगे, 10 में जाओगे या फिर इसी क्लास में, सॉरी 9 में तो हो ही अभी, 9 में जो चैप्टर्स है, 10 में जो चैप्टर्स है, वहाँ पे अगर कोई स्टेटमेंट मिलेगा, ठीक है, ज्योमेट्री में बहुत जगह में डायग्राम्स नहीं होता है किसी किसी सम्स में, सो द फर्स्ट रूल इज टू ड्रॉ द कॉरेस्पॉन्डिंग डायग्राम एज पर द स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट के बेसिस पे एक डायग्राम बनाओगे। वंस यू ड्रॉ द डायग्राम करेक्टली तो बोल सकते हो कि 50% ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व। क्यों? हम लोग जब विजुअली देखते हैं ना चीजों को, वी आर मोर मतलब वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। समझ में आ रहा है? सो डायग्राम को स्टेटमेंट से अच्छा से बना लें। और डायग्राम बनाने का एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है कि यू हैव टू break the statement into smaller parts so that you can draw one type of construct at a time. जैसे यहाँ पे बोला है a circle with center C and radius 5.5 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली तुम एक पहले सर्कल बनाओगे और उसका रेडियस 5.5 दोगे, मार्क करोगे, है कि नहीं? आफ्टर दैट डू द अदर पार्ट्स। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे छोटा छोटा पार्ट करके यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। सो यहाँ पे भी मैंने वही चीज किया। कोई भी ज्योमेट्री का एक रूल है कि डायग्राम अच्छा से बनाओगे तो तुम्हारा 50% ऑफ द क्वेश्चन इज सॉल्व। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर। तो डायग्राम्स आर वेरी Yes, इंपॉर्टेंट। sir. ज्योमेट्री में डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रहा हूँ, ज्योमेट्री में डायग्राम्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। सो पोस्टुलेट 5 यही था। तो हम लोग बुक में देखते हैं, अभी बुक में क्या बताया उन्होंने, सेम चीज ही बताएगा। तो यहाँ पे क्या है, पी क्यू एक लाइन था, ट्रांसवर्सल था। सो ए बी और सी डी में क्या होता है, ए बी और सी डी आर टू लाइन्स ऑन विच द तुम्हारा क्या बोल रहा है, ऑन विच द मतलब जब ये जो ट्रांसवर्सल है पी क्यू ट्रांसवर्सल क्या कर रहा है, ए बी और सी डी को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अभी इनमें से क्या है, आई कैन ऑल्सो से दैट यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, सी प्लस डी का वैल्यू मिलेगा, दिस विल बी इक्वल टू ग्रेटर देन 180 डिग्री। ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड दिस इज लेस देन 180 डिग्री। लेस देन 180 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो ऑब्वियसली नहीं सॉरी क्या क्या लिखते हैं, ये ग्रेटर होगा, ये लेस होगा, सी प्लस। तो जिस साइड में कम होगा उसी साइड में तुम्हारा क्या होगा, यू विल बी एबल टू गेट द इंटरसेक्टेड लाइंस। ओके, समझ में आया?
ये चीज समझ में है? और पैरेलल लाइंस में क्या होता है? पैरेलल लाइंस में इक्वल टू 180 होता है। पैरेलल लाइंस अगर है तो क्या होगा? सोचो ये 120 है, यहाँ पे तुमको ऑब्वियसली क्या मिलेगा? 60 मिलेगा। ठीक है, मतलब these two will be supplementary angles, मतलब एक इन दोनों का सम इक्वल एग्जैक्टली इक्वल टू क्या मिलेगा? 180 डिग्री मिलेगा। समझ में? इनको अगर प्लस करोगे यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी 180 डिग्री मिलेगा, बट यहाँ पे नहीं है। थोड़ा सा अगर बेंड हो गया तो ये लैंड ऐसे हो गया, तब क्या होगा? तब इस जगह में 180 से ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे 180 से छोटा हो जाएगा। समझ में आया चीज? सबको समझ में आया? हाँ, यस सर। हाँ सर। यस सर। जिस साइड में 180 से कम होगा, जिस साइड में 180 से कम होगा, उसी साइड में, उसी इंटीरियर साइड में अगर हम लाइंस को, जैसे यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, सो इसी साइड में अगर हम लोग ए और सी को एक्सटेंड करेंगे, ए और सी के एंड साइड में जो एंड है लाइन का, उसको अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे, देन विल सी दैट ए बी एंड सी डी विल इंटरसेक्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पी क्यू। ओके, समझ में आया? पोस्टुलेट 5। हाँ, पोस्टुलेट 5 थोड़ा टफ था, है कि नहीं? मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का था, अदर देन, मतलब अगर हम 1 to 4 देखेंगे, 1 to 4 वेर क्वाइट सिंपल, बट पोस्टुलेट 5 वाज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो क्यों है? बिकॉज 1 to 4 जो है, 1 to 4 आर नथिंग बट सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स, बिकॉज दे आर सिंपल एंड ऑब्वियस, दे आर सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड दे लुक ऑब्वियस, लॉजिकल लगता है ये चीज। ठीक है, तो दैट इज वाई पोस्टुलेट 1 to 4 आर कॉल्ड सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स और प्रॉपर फॉर्म्स ऑफ एक्सियोम्स, इसलिए उन लोगों को एक्सियोम्स में कन्वर्ट किया गया था। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ, पोस्टुलेट 1 to 4 जो था, दे आर क्वाइट ऑब्वियस, इसलिए हम लोगों ने देखा कि पोस्टुलेट डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो गया? एक्सियोम में कन्वर्ट हो गया, है कि नहीं? एक्सियोम में जब कन्वर्ट हो गया, एक्सियोम मतलब क्या होता है? ऐसा कुछ स्टेटमेंट जिसका प्रूफ नहीं चाहिए होता है, प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दो स्टेटमेंट्स, दैट इज एक्सियोम। ठीक है, सो दैट इज वाई ये क्यों है? बिकॉज दे आर इजी टू अंडरस्टैंड, दे आर सिंपल, दे लुक ऑब्वियस, they are quite logical. Okay, so that is why these statements are accepted without any proof, so by default they accept हो जाता है। but fifth postulate के लिए क्या चाहिए? fifth postulate के लिए we need proof. why proof is required? because postulate, देखो postulate axiom में directly convert नहीं होता है, postulate को direct, तो postulate अगर directly axiom में convert नहीं हो सकता, then it becomes, then it मतलब that it becomes a theorem। तो सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं, you have a postulate. Okay, what is a postulate? Postulate is a mathematical statement. So दो टाइप में कन्वर्ट हो जाता है, if obvious and simple, then it becomes what? What is axiom? No proof is required. बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं इसको? we can call it as mathematical facts, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? हाँ, हाँ सर। And if the postulate is quite complex,
समझ में आया? सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्टुलेट ही अल्टीमेटली एक्सियोम में कन्वर्ट होता है या फिर थ्योरम में कन्वर्ट होता है। द सिंपल पोस्टुलेट्स और सिंपल स्टेटमेंट्स दैट आर क्वाइट ऑब्वियस आर टेकन एज ऑब्वियस ट्रूथ्स एंड दैट इज व्हाई उन लोग को एक फैक्ट की तरह यूज किया जाता है टू प्रूव अदर। तो अल्टीमेटली थ्योरम का तो एक्सियोम को हम लोग यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है जो मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट, प्योर मैथ्स का फाउंडेशन है। प्योर मैथ्स में ये तीन चीज का अहमियत बहुत ज्यादा है। पोस्टुलेट्स, एक्सियोम्स एंड थ्योरम्स। पोस्टुलेट्स स्टेटमेंट्स होता है, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक्सियोम्स को फैक्ट हिसाब से लेना पड़ता है एज अ बेस, ठीक है। उस बेस को यूज करके वी कैन प्रूव थ्योरम्स, ठीक है, विच आर स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। समझ में आया ये डायग्राम? हाँ। काव्यिक स्कूल में ये समझाया? सर ना किती पोवागे नाही लाभ है जे पढ़ा से ओके, तो ये चीज स्कूल में नहीं भी समझा सकता, बट मैं एक चीज समझा दे रहा हूँ कि तुम लोगों को अभी प्योर मैथ्स तो हम लोगों ने मतलब स्कूल लाइफ में प्योर मैथ्स नहीं होता है। 11-12 में अगर मैथ्स पढ़ोगे तब थोड़ा सा प्योर मैथ्स पर मिलेगा, बट स्कूल मतलब अप टू क्लास 10 प्योर मैथ्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। होता है बुक के एकदम एंड में होता है, वो ऑप्शनल चैप्टर्स होता है, इसलिए कोई पढ़ता नहीं है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को डाउट है इसमें? बोलो। फॉर एग्जाम्पल पाइथागोरस थ्योरम पता है ना? पाइथागोरस थ्योरम उस दिन लास्ट क्लास में बोला था। पाइथागोरस क्या होता है? पाइथागोरस का वो थ्योरम है। क्यों? बिकॉज दैट इज नॉट अ फैक्ट, है कि नहीं? ऑल्दो हम लोग को पता है कि हाँ वो थ्योरम करेक्ट है, बट हम लोग उसको फैक्ट की तरह नहीं ले सकते, बिकॉज एक नॉर्मल आदमी अगर उसको सुनेगा ही वोंट बी एबल टू जस्टिफाई, है कि नहीं? मतलब डायरेक्टली वो बता नहीं पाएगा है करेक्ट है कि नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ। हाँ सर। ऋषिकेश, नवदीप, समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। सो इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? वी हैव टू प्रूव द थ्योरम, ठीक है। वी हैव टू प्रूव द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ भी होता है, तो इट्स अ लॉन्ग प्रूफ, क्वाइट लॉन्ग प्रूफ इट भी होता है। अल्टीमेटली वी कैन से दैट दैट इज अ थ्योरम, बिकॉज उसके लिए प्रूफ चाहिए होता है, उसका प्रूफ है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और प्रूफ क्यों चाहिए? बिकॉज वो इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है, दैट इज नॉट अ फैक्ट। यू कैन नॉट से बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर इक्वल्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इन एनी राइट एंगल, वो तुम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, दैट इज नॉट अ फैक्ट, वो दैट इज अ थ्योरम। समझ में आ रहा है? फैक्ट क्या है? फैक्ट होता है जैसे तुम सर्कल ड्रॉ कर सकते हो कोई भी रेडियस लेके, दीज आर फैक्ट। दो पॉइंट से एक लाइन पास कर, एक ही लाइन पास करता है, तो दीज आर फैक्ट्स, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? सो दोज फैक्ट्स आर नथिंग बट, मैथ्स के भाषा में उनको फैक्ट्स को क्या, मैथमेटिकल फैक्ट्स आर नथिंग बट एक्सियोम्स, एंड थ्योरम्स आर दोज स्टेटमेंट्स। तो अभी तक स्टेटमेंट ही है ना, पाइथागोरस ने क्या स्टेटमेंट ही तो दिया था ना। सो दैट स्टेटमेंट रिक्वायर्स प्रूफ फॉर इट्स वैलिडिटी, ठीक है। एवरीवन क्लियर? हाँ। हाँ सर। यस ऋषिकेश, सर। नवदीप, यस सर। और भी बहुत सारा होता है मैथ्स में। तुम्हारा हाइपोथेसिस होता है, हाइपोथेसिस तुम लोगों का नहीं चाहिए, बट इट्स अ स्लाइटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। हाइपोथेसिस होता है, कॉन्ट्राडिक्शंस होता है, उसके बाद तुम्हारा लेमा होता है। लेमा, लेमा सुना है ना कभी? लेमा सुना है? LEMMA, मैथ्स में लेमा होता है। नो सर। सरस्वती सुना है कभी? लेमा, लेमा, LEMMA। नहीं। मिलेगा, क्लास 10 में मिलेगा रुको। सर लामा। लामा नहीं, वो तो एनिमल है, वो नहीं, लेमा, लेमा बोलते, लेमा। सर मैं भी वही सोच रहा था। हाँ लेमा, दिस इज द स्पेलिंग, LEMMA। In mathematics, informal logic and argument mapping, a lemma is generally a minor proven proposition
which is a stepping stone to a larger result. मतलब लेमा बोल सकते हो कि छोटा टाइप का थ्योरम, मिनी मिनी थ्योरम बोल सकते हो उसको, ठीक है, जो एक बड़ा थ्योरम को प्रूफ करने के लिए यूज किया जाता है। समझ में आया? हाँ हाँ सर। दैट इज अ लेमा, ठीक है, मिलेगा नेक्स्ट क्लास 10 में है तुम लोगों का, यूक्लिड का ही लेमा मिलेगा। ये यूक्लिड ने लेमा भी लिखा था, ठीक है, उसी का बुक में दिस जो बुक बोला था वहां पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तुम लोग का इस क्लास में नहीं था क्या, क्लास 9 में? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा तो क्लास 10 में होता है शायद, वो क्लास 10 में है, सॉरी, हाँ क्लास 10 में मिलेगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये है लेमा। तो लेमा इज ए सिमिलर टू थ्योरम बट वो छोटा सा इसका होता है, मतलब वो यूज करके हम लोग दूसरा चीज निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में देख, क्लास 10 में पढ़ना वो ऑब्वियसली अभी नहीं चाहिए। सो पोस्टुलेट्स और एक्सियम समझ में आया? सो पोस्टुलेट्स एंड एक्सियम्स आर टर्म्स दैट आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, बिकॉज पोस्टुलेट अब हम लोग बोलते हैं, पोस्टुलेट को हम लोग थ्योरम नहीं बोलते, ऑल्दो थ्योरम्स आर आल्सो पोस्टुलेट्स व्हिच रिक्वायर प्रूफ, ठीक है। सो तुम बोल सकते हो थ्योरम्स आर प्रूवन पोस्टुलेट्स, ठीक है, और एक्सियम्स क्या होता है, आर नॉर्मल पोस्टुलेट्स, मतलब जिसका कोई मतलब वो नहीं चाहिए, मतलब बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है, समझ में आया? कॉरोलरी भी तो होता है हाँ एक। कोरोलरी भी होता है, यस, बहुत बहुत चीज होता है, कंसिस्टेंट एक होता है, यहाँ पे तुम लोगों को दिया है कंसिस्टेंट, तो बहुत सारे ये सब प्योर मैथ्स के टर्म्स है, ठीक है। अप्लाइड मैथ्स आप करोगे जब कभी भी ये सब चीज नहीं मिलेगा, थ्योरम्स मिल सकता है बट अप्लाइड, तो थ्योरम्स भी आप अल्टीमेटली हम लोग प्रूफ क्यों करते हैं, सम सॉल्व करने के लिए, है कि नहीं? व्हाई डू यू प्रूफ शो थ्योरम्स, थ्योरम्स क्यों निकालते हैं, उनको प्रूफ क्यों करते हैं, ताकि हम लोग उसको सम्स में यूज कर पाए, है कि नहीं? सो हम लोग का मेन अभी तुम लोग का क्लास 10 तक टारगेट क्या है, नॉर्मल जो लोग मैथ्स पढ़ते हैं उन लोग का टारगेट होता है कि अनलेस यू आर डूइंग सम मास्टर्स और मेजर इन मैथमेटिक्स, दैट इज स्लाइट डिफरेंट, वो लोग को प्योर मैथ्स भी पढ़ना पड़ता है, बट नॉर्मल पीपल हु स्टडी मैथ्स, जैसे मैं भी अभी मैथ्स पढ़ रहा हूँ, दो आर ऑल प्योर, मतलब अप्लाइड मैथ्स होता है, समझ में? दो टाइप का मैथ्स होता है, प्योर मैथ्स, एक अप्लाइड मैथ्स। अप्लाइड मैथ्स में हम लोग प्योर मैथ्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, समझ में? हाँ सर। सर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बिल्कुल सर थ्योरम में होगा। Yes, they are theorems. Yes, you can say that. Identities are also kind of theorems because they have some proofs. है कि नहीं? मतलब आइडेंटिटी देखो, आइडेंटिटी अल्टीमेटली क्या है, आइडेंटिटी तुम लोग जो पढ़ा था क्लास चैप्टर 1 में जो पढ़ा था तुम लोगों ने, सो चैप्टर 1 में जो तुम लोगों ने थ्योरम, चैप्टर 1 नहीं सॉरी चैप्टर 2 में जो पढ़ा था, तो चैप्टर 2 में जो थ्योरम तो आइडेंटिटीज पढ़ा था, आइडेंटिटीज आर नथिंग बट शॉर्टन वर्जन्स, ओके, नॉर्मल जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसका शॉर्ट फॉर्म वर्जन बोल सकते हो, दैट इज ए, बिकॉज जो इक्वल लिख के लिखते हैं ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सो दैट इज अ स्टेटमेंट, है कि नहीं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, हम लोग ऑब्वियसली उसको अल्फाबेट्स यूज करके लिख रहे हैं, है कि नहीं? सो दैट स्टेटमेंट हैज अ प्रूफ, सो दैट इज व्हाई यू कैन से इट्स अ थ्योरम, क्योंकि उसी चीज को हम लोग दूसरा चीज में एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं ना, तो थ्योरम्स आर यूज्ड लाइक दैट। थ्योरम्स को हम लोग क्या किस चीज में यूज करते हैं, टू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, समझ पाया? हाँ सर। शाश्वती, क्या प्योर मैथ्स में इंटरेस्ट है क्या? मैं तो थोड़ा सा प्योर मैथ्स पढ़ने से पागल पागल लगता है। इंटरेस्ट तो है, देखते हैं क्या होता है। एक्चुअली इंटरेस्टिंग है, अगर उसको रिसर्च की तरह पढ़ोगे देन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बट नॉर्मल अगर तुम उसको मतलब उसमें अगर इंटरेस्ट ढूंढने की कोशिश करो तब नहीं मिलेगा। सो दिस इज पोस्टुलेट्स एंड एक्सियोम्स, ठीक है। सो इफ द पोस्टुलेट इज ट्रू, मतलब उसका वैलिडिटी, मतलब लेट अस पोस्टुलेट अगर कोई बोलता है तो इसका मतलब है कोई एक स्टेटमेंट लेता है जो यूनिवर्स में दिख रहा है, मतलब कोई ऑब्जर्व फेनोमेना है, उसका वैलिडिटी हम लोग बाद में चेक करेंगे, और अगर वो यूजुअली इंस्टेंटली ट्रू दिख रहा है कि हाँ, उसको पोस्टुलेट हिसाब से एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है, मतलब इट्स अ फैक्ट, ओके, फैक्ट हिसाब से ले लेते हैं। तो सिस्टम ऑफ एक्सियोम्स इज कॉल्ड कंसिस्टेंट, ठीक है। ये वर्ड मतलब उन लोगों ने क्यों सिलेक्ट किया मुझे भी पता नहीं, कंसिस्टेंट मतलब वो सेम रहता है ना, इसलिए मतलब एवरीवेयर यू गो दैट स्टेटमेंट विल रिमेन द सेम, so that is why it is the group of
एक्सियोम्स, सिस्टम ऑफ एक्सियोम्स को क्या बोला होता है? कंसिस्टेंट बोला होता है। कंसिस्टेंट वर्ड का मीनिंग पता है ना सबको? कंसिस्टेंट वर्ड का मीनिंग क्या है? सेम रहता है ना, एवरी टाइम सेम, दैट इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंट। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, बट यहाँ पे एक कंडीशन है, कंसिस्टेंट में कौन सा एक्सियोम्स आएगा? सब साग एक्सियोम्स तो एक साथ में नहीं ले सकते ना। The system of axioms is called consistent if it is impossible to deduce from this axioms a statement that contradicts any axiom or previously proved statement। मतलब कोई थ्योरम या फिर कोई एक्सियम को अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, देन वी कैन ग्रुप द एक्सियम्स टुगेदर एंड कॉल देम एज कंसिस्टेंट। समझ में आ रहा है? मतलब उन एक्सियम्स को यूज करके तुम दूसरा एक्सियम मतलब डिसप्रूव नहीं कर सकते कि हाँ वो गलत है, मैंने ये एक्सियम बता दिया इसके कारण वो गलत हो गया, ऐसा नहीं होगा। समझ में आया? तो एक्सियम्स अगर जब बनाते हैं तो पीपल ट्राई टू मेक दैट एक्सियम कंसिस्टेंट। दैट मीन्स कंसिस्टेंट में अगर उसको रख सकते हैं, इफ यू कैन पुट इट इन दैट सिस्टम ऑफ एक्सियम्स, दैट इज व्हाई दैट कैन बी फाइनल। मतलब वो ऐसा नहीं है कि हाँ वो गलत, उसके लिए कुछ अलग गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक सही चीज भी गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो एक्सियम्स आर मेड लाइक दैट। ऋषिकेश, ऋषिकेश माइक इज ऑन। ठीक है, सर कैसा आवाज है? अच्छा छोड़ो। सो तो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शन, तो हम लोगों ने क्या देखा? कंसिस्टेंट क्या है? कंसिस्टेंट समझ में आया सबको कि सिस्टम ऑफ एक्सियम्स होता है। ओके, सबको समझ में आया? सिस्टम ऑफ एक्सियम्स जिसको कंसिस्टेंट बोला जाता है, वो कब होता है और कौन सा एक्सियम्स उसमें रखा जाता है? समझ में आया? हाँ काव्यिक समझ में आया? हाँ सर। इस चैप्टर का डेफिनेशन पढ़ना। हाँ, क्यों बोल रहा हूँ मैं इस चैप्टर का डेफिनेशन पढ़ने के लिए? बिकॉज एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बेकार टाइप का है, तो इसमें ज्यादातर सम्स नहीं मिलेगा। सो यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू लर्न द डेफिनेशंस एज वेल। तो जो जो बोल्ड कलर का लिखा हुआ है, जैसे पोस्टुलेट हो गया, एक्सियम्स हो गया, प्रोपोजिशन हो गया, ये सब क्या होता है, तो उन लोग का डेफिनेशन चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेशन सीखना अच्छा से। क्लियर एवरीवन? ऋषिकेश, इज इट क्लियर? यस सर। ऋषिकेश, यस सर। ठीक है। सो और एक्सियोमेटिक सिस्टम क्या होता है? एक कहाँ पे है एक्सियोमेटिक सिस्टम? नहीं, मैंने एक्चुअली एक जगह में पढ़ा था वही एक्सियोमेटिक हाँ, सिस्टम। वही एक्सियोमेटिक सिस्टम। कंसिस्टेंट इज आल्सो एक्सियोमेटिक सिस्टम। सिस्टम ऑफ एक्सियोम्स मतलब वो एक्सियोमेटिक सिस्टम है। ठीक है, तो मतलब एक्सियोम्स जिस मतलब डिफरेंट कलेक्शंस ऑफ एक्सियोम्स होते हैं। मतलब कंसिस्टेंट एक टाइप है, दूसरा टाइप का भी होता है। ठीक है, इतना मुझे पता नहीं, बट जितना तक मैंने प्योर मैथ्स पढ़ा है 11-12 में जो था, मैंने यही पढ़ा है कि हाँ एक्सियोम्स मतलब तुम्हारा एक फिक्स जिसका फैक्ट हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, सो कंसिस्टेंट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ एक्सियोम्स व्हिच हैव, मतलब वो उसके कारण वो ऐसा फैक्ट्स होता है जिसके कारण दूसरा कोई मतलब सही चीज गलत नहीं हो जाता। इन शॉर्ट, ये भी सही होना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ऑल एरिया से सही होना पड़ेगा। समझ में आया सरसुजी? हाँ सो सर পিওর ম্যাথছত স্যার কি কি থাকে এনে? ये बहुत বস্তু থাকে, तुम्हें की को মানে उसमें क्या रहता है, मतलब तुम कैसे प्रूफ करना है, जैसे सिंपल सिंपल चीज, या फिर तुम्हारा कोई थ्योरम है, या फिर बहुत मतलब रियल वर्ल्ड में जो सिनेरियोस मिलते हैं उसको हाइपोथेसिस से प्रूफ करना पड़ता है, डिसप्रूफ करना पड़ता है। कोई चीज को गलत दिखाने के लिए यू हैव टू शो एग्जांपल्स। मतलब रियल वर्ल्ड से इसको तुमको मतलब उसको सही बोल के, जैसे एक प्योर मैथ्स में एक टेक्निक है, उसको बोला जाता है प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। सुना है तुम लोगों ने? मतलब कोई चीज गलत है, ठीक है, हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको सही बना के हम लोग पकड़ लेते हैं, हाँ वो सही है, वो सही बना के उसको गलत प्रूफ करते हैं। सही बनाने के साथ साथ क्या हो जाता है,
दूसरा कोई चीज जो सही है वो गलत दिखने लगता है। सो उसको भी उसके बेस पे हम लोग इसको क्या करते हैं, वी कैन प्रूव इट रॉन्ग कि वो एक्चुअली में गलत है। तो गलत चीज को भी गलत दिखाने के लिए सही पकड़ के दूसरा सही चीज के साथ वो मैच हो रहा है कि नहीं वो दिखाना पड़ता है। तो प्योर मैथ्स इज लाइक दैट। टॉपिक समझ में आया? हाँ सर। हाँ, प्योर मैथ्स थोड़ा मतलब थोड़ा सा पढ़ोगे तो थोड़ा सा अलग लगेगा। हम लोग जो नॉर्मल मैथ्स करते हैं उसकी तरह नहीं है, थोड़ा सा अलग। ठीक है? तब तो वो बहुत इजी है, सिर्फ हाइपोथेसिस है नहीं, इतना इजी प्रूफ। नहीं है एक्चुअली। मैं अगर मेरे एक्सपीरियंस से बताना चाहूँ तो प्योर मैथ्स इज मोर टफ है। क्यों टफ है पता है? क्योंकि यहाँ पे देखो हम लोग अप्लाइड मैथ्स में क्या करते हैं, अप्लाइड मैथ्स में हम लोग इसी प्योर मैथ्स का कॉन्सेप्ट को ब्लेटेंटली ले लेते हैं, उसको उसको हम लोग यूज करते हैं डायरेक्टली। ठीक है? ऑब्वियसली द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आर डिफिकल्ट, बट जो हम लोग फैक्ट की तरह ले रहे हैं उसको प्रूफ करने के लिए कितना मतलब कष्ट होगा वो समझ में आ रहा है ना? कैन यू अंडरस्टैंड द डिफिकल्टीज दैट यू विल फेस? हम लोग जो प्योर मैथ, हम लोग जो अप्लाइड मैथ्स में क्या करते हैं, हम लोग अभी जो मैथ्स करते हो तुम लोग, हम लोग को डायरेक्ट आइडेंटिटी मिल गया, आइडेंटिटी यूज कर दिया, दैट मेक्स आवर जॉब इजियर, है कि नहीं? सोचो तो अगर उसको प्रूफ करके दिखाना पड़ता तब क्या करते? बहुत बड़ा मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाता। समझ में आ रहा है? हाँ। तुम लोग का इस चैप्टर में जो प्योर मैथ्स है उसको बोल सकते हो दैट इज नॉट इवन 1% ऑफ प्योर मैथ्स, ये मैं बोल सकता हूँ। प्योर मैथ्स जो लोग पढ़ते हैं उन लोग को पता है कि कितना टफ होता है। दोज हु आर डूइंग मास्टर्स इन एमएससी इन मैथ्स, दोज हु हैव डन एमएससी इन सर मैथमेटिक्स, मतलब वो सर मतलब क्या? মানে লাইক সান রাজেশ ইন দা ইস্ট তো সব মানে প্রুফ করছে মানে यस এনেকুৱা টাইপৰ মানে यस यस, यू हैव टू प्रूव दैट एज वेल। समझ में आ रहा है? तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब दोज हु फाइंड इंटरेस्टिंग इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे भी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा था वो पहले, बट बाद में जब मतलब एक मोनोटोनस टाइप का हो गया था तो तब जैसे क्लास 11 का जो वी हैड 30 चैप्टर्स इन क्लास 11, so out of those the first 6 to 7 chapters were pure maths, 12 में भी था, 12 में भी सिमिलर था। तो थोड़ा सा मतलब थोड़ी देर बाद क्या लगता है, थोड़ा सा बेकार टाइप का लगने लगता है इफ यू डोंट फाइंड इट इंटरेस्टिंग। तो डिपेंड करता है, सबका अलग अलग टेस्ट होता है, तो उसके बेस पे होता है तुम्हारा। देख सकते हो नेट में, देख सकते हो ना प्योर मैथ्स कैसा होता है, थोड़ा यूट्यूब में वीडियोस देखना, क्वाइट इंटरेस्टिंग। हम लोग जो तुम अभी तक जो जितना भी मैथ्स किया, दोस आर अप्लाइड मैथ्स, और मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड तुम बोल सकते हो कि 80-85% ऑफ द वर्ल्ड यूजर्स, जो लोग मैथ्स अप्लाई करते हैं हम लोग अपने काम में या फिर अपने स्टडी में, वो लोग एक्चुअली क्या करते हैं, दे यूज, इवन द साइंटिस्ट दे ऑल्सो यूज अप्लाइड मैथ्स। ओके, क्लियर हुआ? हाँ सर। सो नेक्स्ट कमिंग टू एक्सियोम्स, तो पता चल गया अभी, कंसिस्टेंट भी समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग थ्योरम्स के बारे में। ठीक है? सो आफ्टर यूक्लिड स्टेटेड हिज पोस्टुलेट्स एंड एक्सियोम्स ही यूज्ड टू प्रूव हिज अदर लेटर्स। तो पोस्टुलेट जो जो एक्सियोम्स होता था वो लोग तो हो गया था, जो जो पोस्टुलेट का प्रूफ चाहिए होता, जो तो सिंपल नहीं होता था, यूक्लिड क्या करते थे, उनको प्रूफ करने की कोशिश करते थे। दैट इज यूज्ड टू गिव सम रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं, डिडक्टिव। व्हाट इज डिडक्टिव रीजनिंग? डिडक्टिव रीजनिंग को अगर तुम गूगल में सर्च करोगे एकदम सिंपल चीज मिलेगा। डिडक्टिव रीजनिंग इज नथिंग बट एक चीज तुमको मिला है, उसके बेसिस पे तुम और एक चीज बता रहे हो, दैट इज कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग। मतलब एक चीज का रीजनिंग दे रहे हो बेस्ड ऑन सम अदर known fact, or that this is deductive reasoning is a process of reasoning for one or more statements to reach a logical conclusion। ठीक है? एक या एक से ज्यादा अगर हम लोग मतलब कॉन्सेप्ट्स या फिर कुछ स्टेटमेंट्स यूज करके हम लोग एक लॉजिकल कंक्लूजन में पहुंचते हैं, एंड व्हाट इज दैट लॉजिकल कंक्लूजन? इन दैट केस द थ्योरम। थ्योरम को हम लोग प्रूफ करने के लिए कोशिश कर रहे थे ना, सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट उन डिडक्टिव रीजनिंग का टेक्निक्स को हम लोग स्टेटमेंट्स को जो यूज कर रहे थे, तो दैट वाज अल्टीमेटली टू prove that postulates which were quite complicated, so that is what, तो उन स्टेप स्टेटमेंट्स को जिसका प्रूफ चाहिए होता था, by applying deductive reasoning we call them propositions or theorems। समझ में? तो एक्सियोम्स जो जो पोस्टुलेट्स को प्रूफ किया जाता था पहले, those ultimately became theorems। तो इसलिए देखना कहीं पे भी अगर थ्योरम देखोगे बुक में, so those theorems के साथ उनका प्रूफ भी होता है। समझ में? जैसे तुम लोग का इस क्लास में क्लास 9 में एक तुम्हारा कॉन्ग्रुएंसी का थ्योरम्स मिलेगा,
SSA, SSS ये सब मिलेगा, SAS, RHS, याद है ना, पढ़ा था ना पहले। हाँ तो दोज हाँ आर सर, दोज आर थ्योरम्स, ओके, टू बी प्रिसाइज, बिकॉज उन सबको प्रूफ किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? सो थ्योरम्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोपोजिशंस, प्रोपोजिशंस भी बोला जाता है। मैं लिख के देता हूँ, तुम लोग कंफ्यूज ना हो। थ्योरम्स और प्रोपोजिशंस, ठीक है। सो थ्योरम्स होता है, ठीक है। तो यूक्लिड ने क्या किया था, ऑलमोस्ट 465 प्रोपोजिशंस किया था और उनको प्रूफ किया था यूजिंग हिज ओन एक्सियोम्स, पोस्टुलेट्स, डेफिनेशंस एंड अदर थ्योरम्स। तो एक थ्योरम दूसरा थ्योरम यूज करके हम लोग दिखा सॉल्व कर सकते, प्रूफ कर सकते। समझ में आया? यस सर। सो एवरीवन, इज इट क्लियर? ये जो टर्म्स है हम लोगों ने सीखा कि पोस्टुलेट्स क्या होता है, एक्सियम क्या होता है, कंसिस्टेंट क्या होता है, प्रोपोजिशन क्या होता है। आर दिस टर्म्स अंडरस्टूड? यस 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 सर। सर। ठीक है। ये मतलब देखो, ये चीज इतना इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब क्लास 9 के मैथ्स में या फिर 10 के मैथ्स में इतने इम्पोर्टेंस नहीं देगा, बट जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? बिकॉज इस चैप्टर को मतलब हम लोग क्या करते हैं, अगर ज्योमेट्री का कुछ कॉन्सेप्ट मिला, कुछ मिला, हम लोग उसको ब्लैंकली ले लेते हैं, हाँ ये तो पता ही है ना, ये पता है। बट अभी के टाइम में हम लोग को पता है, बट बैक टू अराउंड 100 ईयर्स या फिर 200 ईयर्स अगो, भाई उससे भी ज्यादा, 5000 ईयर्स, 5000 नहीं होगा तुम्हारा सर, 800 900 ईयर्स अगो, तब क्या था? तब तुम्हारा ऐसा टाइप का नहीं होता था। समझ में आ रहा ना? सपोज इन द 1700s और इन द 1600s, तब के टाइम में मैथ्स जब इतना एडवांस नहीं हुआ था, तब के टाइम में वो लोग इसी कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे, व्हाट वी टुडे टेक एज अ फैक्ट। समझ में आ रहा है? सो दिस चैप्टर इज मोर लाइक ए हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स बोल सकते हो। तो प्योर मैथ्स में अल्टीमेटली जब प्योर मैथ्स पढ़ते हैं लोग, दे मतलब गेट कनेक्टेड टू द मतलब ओरिजिन्स ऑफ मैथमेटिक्स। समझ में आया? समझ में आ रहा है? हाँ सही बात है। हाँ Yes, sir. सर। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यूक्लिड का जो एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स था, अभी हम लोग उसी पोस्टुलेट को यूज करके हम लोग रियल वर्ल्ड, नाउ दिस इज एन अप्लाइड मैथ्स। क्यों अप्लाइड मैथ्स है? क्योंकि अभी हम लोग उसी एक्सियोम्स, थ्योरम्स को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ चीज का रिजल्ट निकालने की कोशिश। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल 1 में देखो क्या बोला यहाँ पे, इफ ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन एंड बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बोला, तो अगर एक लाइन है उसमें 3 पॉइंट्स है ए बी और सी, और क्या बोला है कि बी ए और सी के बीच में है, ऑब्वियसली डायग्राम में दिख रहा है, देन प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी। अभी देखो ये चीज तो हम लोग नॉर्मली पकड़ लेते हैं कि नहीं, हम लोग जब सम करते हैं तब क्या करते हैं, दिस इज ऑब्वियस। एक लाइन में अगर दो पार्ट है, बीच में एक पॉइंट है, तो दोस टू लाइन सेगमेंट विल गिव द एंटायर लाइन सेगमेंट, है कि नहीं? ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी है। काव्यक दिख रहा है? दिस इज हाउ प्योर मैथ्स इज डन। प्योर मैथ्स में ऐसा टाइप का सम मिलेगा। अभी हम लोग जो अप्लाइड मैथ्स पे ऑब्वियस फैक्ट हिसाब से ले लेते हैं, बट दोज आर नॉट ऑब्वियस, दे कैन बी प्रूव्ड। समझ में आ रहा है? हाँ सर। शाश्वती समझ में आया? हाँ लेते हैं कि नहीं, बोलो। फिजिक्स में भी क्या है ऐसा टाइप का, दो एक लाइन के बीच में एक पॉइंट है, तो दो दो पार्ट्स मिला के वो पूरा लाइन हो जाएगा, तो ऑब्वियस है ना। तो ये इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको? यूक्लिड के एक्सियोम्स, हाँ यू हैव टू स्टडी द एक्सियोम्स एज वेल, ठीक है। मतलब ये जो पोस्टुलेट्स है उसको स्टडी करना पड़ेगा, यू हैव टू लर्न दिस, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ, ग्रुप में जो जो एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स है यू हैव टू लर्न देम। तो यहाँ पे कैसे करते हैं,
ऋषिकेश दिख रहा है? यस सर। सो जितना भी पोस्टुलेट्स और एक्सियोम्स है बुक में वो सीखना। हाँ, यू हैव टू लर्न दोस। सो इसको कैसे प्रूफ करेंगे? इसको प्रूफ करने का मतलब ये थोड़ा शाश्वती अभी दिख रहा है कितना टफ हो गया? इजी लग रहा है क्या? हाँ। इजी लग रहा है? टफ चीज को नहीं। सॉल्व करना इजी होता है, इजी चीज को सॉल्व करना टफ होता है, वही बात है। सो ये तो कभी सोचा ही नहीं था। हाँ, ये भी प्रूफ किया जा सकता है क्या? ये जो चीज हम लोग नॉर्मली ले लेते हैं ना, बिकॉज इट इज वेल अंडरस्टूड, ये लोग इजीली ऑब्जर्वेबल है, बट हम लोग इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। जैसा देखो कैसे प्रूफ कर रहे हैं। यूक्लिड के एग्जाम में क्या बताता है कि कोई भी एक पॉइंट में क्या होता है, दोनों पॉइंट के बीच से, मतलब यूक्लिड का एक एक्सियोम 4 होता है, ठीक है? एक्सियोम 4 कौन सा वाला? ये वाला। हाँ, थिंग्स विद कोइंसाइड विद वन अनदर इक्वल टू वन अनदर। ये साथ भी सीखना। हाँ, ये देखा ना? ये एक्सियोम 4 दिख रहा है सबको? हाँ। इसका मतलब क्या है? हाँ थिंग्स विद कोइंसाइड, मैंने ऑलरेडी समझाया था। थिंग्स विद कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब क्या है? अगर दोनों कोई चीज एक ही लेवल में गिर रहा है, मतलब एक के ऊपर और एक चीज तुम मतलब उसको सुपर इम्पोज कर सकते हो, मतलब एक चीज के ऊपर और एक चीज रखने के बाद वो एक ही टाइप का दिखता है, और लेंथ भी सेम है, विड्थ भी सेम है, तब उसका मतलब क्या? दोनों इक्वल टू वन अनदर है कि नहीं? जैसे कॉन्ग्रुएंसी इज ए मतलब अल्टीमेट इम्प्लीकेशन ऑफ दिस पोस्टुलेट। मतलब ये जो एक्सियोम है, इस एक्सियोम का एक इम्प्लीकेशन है कॉन्ग्रुएंसी है। समझ में आ रहा है? हाँ। कॉन्ग्रुएंसी इसी चीज का एक इम्प्लीकेशन है, इसी चीज का एक मतलब आउटपुट बोल सकते हो, आउटकम बोल सकते हो। तो इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर हम लोग एक्सियोम 4 यूज करते हैं कि हम लोग बोल सकते हैं कि एसी जो लाइन है वो क्या किसके ऊपर कोइंसाइड करता है? वो ए बी और बी सी के ऊपर कोइंसाइड करता है कि नहीं? ए बी प्लस बी सी के ऊपर, है कि नहीं? बोल सकता है क्या? हाँ। ये जो AC का जो अगर पूरा लाइन है, अगर मैं सिर्फ उसको AC लिखूं, देन वी कैन से दैट AB जो पार्ट है वो भी AC में गिर रहा है, और BC जो पार्ट है वो भी AC में गिर रहा है। तो AB प्लस BC भी ओवरऑल जो लेंथ है वो AC के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है। तो दैट इज हाउ वी कैन से, तो बेस्ड ऑन, तो यूजिंग द एक्सियोम 4 which says that things which coincide with one another are equal to one another, that is why we can say AC और AC ये पूरा दोनों लाइन सेगमेंट के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है, इसलिए AC पूरा लाइन सेगमेंट का सम के साथ इक्वल होगा। so we can say that AB plus BC equals to AC। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे एक इस एक्सियोम में और एक चीज हम लोगों ने कंसीडर किया कि हाँ, ए और बी से, मतलब बी पॉइंट से एक ही लाइन पास हो सकता है, ये भी तो अल्टीमेटली यूज हुआ ना? समझ में आ रहा है? हाँ। वो भी तो यूज हुआ, बिकॉज AC अगर है वो AC बी से पास होना ही पड़ेगा, और एक ही लाइन पास हो सकता है, मतलब AC के अलावा दूसरा कोई लाइन नहीं हो सकता है बी से पास हो, बट A और C के से भी पास होने वाला, बी से भी पास होने वाला एक ही लाइन मिलेगा। समझ में? इन सबको क्या बोला जाता है पता है? व्हाट आर दिस पॉइंट्स कॉल्ड? Collinear points. Yes, collinear points. Points which lie on the same line are called collinear points. Clear? समझ में आया कैसे सम प्रूफ किया? हाँ। ऋषिकेश, नवदीप, समझ में आया? यस सर। सो यू हैव टू स्टडी दिस 7 पोस्टुलेट्स। तो क्या क्या सीखोगे? एक्सियोम का डेफिनेशन, उसके बाद तुम्हारा पोस्टुलेट का डेफिनेशन, उसके बाद तुम्हारा थ्योरम का डेफिनेशन, कंसिस्टेंट का डेफिनेशन, उसके बाद you have to learn these 7 axioms, then you have to learn these postulates, this axiom। समझ में आया?
दिस इज अनदर पोस्टुलेट, इसका तो मैंने प्रूफ भी दिखाया कैसे प्रूफ होता है, ये वाला पार्ट। सो फिफ्थ वाला भी दिखाया मैंने, ये ऑलरेडी बुक में भी है, देख सकते हो। सो यू हैव टू लर्न दिस, ओके। सिमिलरली ये वाला देखो, प्रूव दैट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। मतलब अगर तुमको तुम्हारे पास कोई एक लाइन सेगमेंट है फॉर गिवन लेंथ, तो 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट है, so can you make an equilateral triangle using that length? Obviously yes, because we can take that length as the what, as the length of the arc। उस आर्क को हम लोग अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, विल गेट ए कॉमन पॉइंट। ऐसे ही ड्रॉ करते हैं ना इक्विलैटरल ट्रायंगल, कॉम्पास से जब ड्रॉ करोगे कैसे ड्रॉ करोगे, 5 सेंटीमीटर का अगर एक लेंथ है तो उसी 5 सेंटीमीटर को हम लोग को रेडियस लेना पड़ेगा, रेडियस लेके क्या करना पड़ेगा, ए से ऊपर में एक आर्क ड्रॉ करना पड़ेगा, बी से और एक आर्क ड्रॉ करना पड़ेगा। When the point at which those two arcs intersect, उस पॉइंट के साथ अगर हम लोग ए और बी को ज्वाइन कर देंगे, देन वी गेट द इक्विलैटरल ट्रायंगल। कंपास का लेंथ कितना लेना पड़ेगा, व्हाट विल बी टेकन एज द रेडियस ऑफ द कंपास, क्या लेना पड़ता है, द लेंथ ऑफ ए बी, यस और नो, यू हैव टू टेक ए बी एज द रेडियस। सरस्वती समझ में आया? हाँ। दिस इज हाउ यू नॉर्मली ड्रॉ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। एक अगर साइड का लेंथ दिया हुआ है, वी कैन कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल ऑफ द सेम लेंथ ऑफ अदर साइड्स और द अदर साइड्स। समझ में? ऋषिकेश, नवदीप, समझ में आया? हाँ सर। यस सर। नाउ यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने एक मतलब क्या बोल सकते हैं, हम लोग ने क्या यूज किया, वी हैव यूज्ड arcs, and arcs are nothing but parts of circle, so that is why we can use the axiom 3, जो हम लोग सॉरी postulate 3 यूज कर सकते हैं। postulate के 3 क्या था, a circle can be drawn with any center and any radius, we have can use this postulate to prove this, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने वही किया ultimately, because based on postulate 3 we can draw a circle at with a point A as the center and AB as the radius, कर सकते हैं। उसी सर्कल का एक आर्क मिला हम लोगों को, ये जो पोर्शन है, ये जो आर्क है, दिस आर्क इज नथिंग बट ए बी रेडियस है और पॉइंट ए सेंटर है इस सर्कल का, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? हाँ। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट अगर बी में यूज करेंगे, बी में क्या करेंगे, टेकिंग बी एज द सेंटर एंड ए बी एज द रेडियस, वी ऑल्सो ड्रू अनदर सर्कल। तो उस सर्कल में से क्या मिला हम लोग को, ये कर्व मिला, ठीक है। तो दैट सर्कल, तो ये जो सर्कल है उसी सर्कल का ये पार्ट है, सर्कमफ्रेंस का पार्ट है ये आर्क, ओके। समझ में आया? हाँ। यस सर। हाँ सर। सो हम लोग इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं, क्या क्यों प्रूफ कर सकते हैं, बिकॉज देखो मैं इसको दिखा देता हूँ, ये जो लाइन हम लोग ने लिया था, यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करता हूँ, समझ में। सो सपोज आई टेक दिस एज द लाइन, लेंथ ऑफ द लाइन, मैं इसी को एक लाइन लेता हूँ, इसी को लाइन लेंथ लेके मैं क्या करूंगा, सोचो ये 5 सेंटीमीटर का एक लाइन ए बी, सो इसी को लेंथ लेके मैं ए से क्या करूंगा, आई विल ड्रॉ एन आर्क हियर। सो इफ आई ड्रॉ ए सर्कल हियर, तो इसी सर्कल का एक पार्ट होगा ना, तो ये सर्कल कैसा होगा, ऐसा टाइप का लग रहा है ना, तो उसी का एक पार्ट मिलेगा हम लोगों को, कैसा, ऐसा मिलेगा। समझ में आया? इज इट क्लियर? हाँ। So this is 5 centimeter, this is also 5 centimeter, this will also be 5 centimeter, है कि नहीं? सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर। Now say the we'll do the same thing as taking B as the
रेडियस, DB एज द सेंटर एंड AB एज द रेडियस। तो उसी चीज को हम लोग कैसे करेंगे, तो अगर हम लोग को एक सर्कल मिलना पड़ेगा, so we'll get the circle like this, so this is the semicircular portion, इसी का हम लोग को ये भी मिलेगा। तो इन दिस सर्कल हम लोग को क्या चाहिए, सिर्फ ये पार्ट चाहिए, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? इसी में सिर्फ हम लोग को क्या चाहिए, we only need this part। सो अभी हम लोग को ये दो पॉइंट मिल गए। इसी पॉइंट में क्या होगा, इन दिस पार्ट दिस विल ऑल्सो बी 5, है कि नहीं? ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, है कि नहीं? बिकॉज दिस इज अ सर्कुलर पोर्शन। समझ में आ रहा है? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने के लिए वी विल जॉइन दिस टू पॉइंट्स, दिस इज वन पॉइंट, दिस इज अनदर। अभी मुझे बताओ ये लाइन किसका रेडियस है? इस सर्कल का रेडियस है, इन दिस सर्कल का रेडियस है कि नहीं? हाँ। तो ये 5 सेंटीमीटर होगा। हाँ सर। और ये किसका रेडियस है? इस सर्कल का रेडियस है जो बी से हम लोगों ने बनाया था। so this will also be 5 centimeter because the radius is 5 centimeter। so ये तो सर्कल सोचो, ये आर्क 1 है और ये आर्क 2 है। so this line is the radius of सर्कल 1, सर्कल 1 है ये वाला, ये सर्कल, this is the radius of सर्कल 1, सर्कल 2, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? और ये जो रेडियस है, ये किसका रेडियस है? रेडियस ऑफ सर्कल 1। समझ में आया? हाँ। अदर्स? हाँ सर। नवोदय पृष्ठ का समझ में आया? यस सर। So this is why we can say that, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज किया, we have used the postulate 3, you can draw a circle with point A and point as a center and AB as the radius। इसी चीज को हम लोगों ने यूज करके we drew two circles and we use the intersection of those two circles as the point of intersection of the arcs and ultimately joined the two ends, मतलब we drew two radius which joined A and C and B and C। So automatically what we got AB equals to AC equals to BC। समझ में आया? So यहाँ पे हम लोग को दो चीज, हम लोग ने यहाँ पे एक पोस्टुलेट भी यूज किया फॉर कंस्ट्रक्टिंग दैट, और प्रूफ करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, यूक्लिड का एक्सियम यूज कर सकते थे, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। क्योंकि सिंपल चीज है, ये जो AC है AB के साथ इक्वल है, सिमिलरली BC जो है वो भी ABC के साथ इक्वल है, तो AC और BC भी तो इक्वल होगा ना। समझ में आ रहा है? रेडियस ऑफ सर्कल 2 मतलब हाँ। क्या? रेडियस ऑफ सर्कल 2 मतलब AB इक्वल्स टू AC लिख सकते हैं। और यहां से क्या मिला, सर्कल 1 का क्या था, सर्कल 1 का ये सर्कल 2 था। ओ सॉरी मैं गलती कर, सर्कल 1 का पार्ट है ना, ये तो 1 का पार्ट है ना, सर्कल 1 का पार्ट है, इट इज ये सर्कल 2। सो सर्कल 2 में क्या होगा, सर्कल 2 के लिए ये जो लाइन है वी कैन से दैट AB इक्वल्स टू BC। सो AB भी AC भी AB के साथ इक्वल है, BC भी AB के साथ इक्वल है, तो इन दोनों को यूज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन से दैट तो इसमें क्या यूज किया, इसमें क्या यूज हुआ, इसमें यूज हुआ यूक्लिड का पोस्टुलेट नंबर, यहाँ पे जो पोस्टुलेट नहीं सॉरी एक्सियम यूज हुआ, ये वाला, things which are equal to the same thing are equal to one another। ओके, समझ में आया?
हाँ तो ये सम कर पाओगे? हाँ सर। So this is how you should prove the sums in this chapter using the given axioms and postulates. इस चैप्टर में जो एक्सियोम्स और पोस्टुलेट दिया गया है उसी को हम लोग यूज करेंगे टू सॉल्व. ओके, समझ में आया कि नहीं? बोलो. हाँ अभी हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे. थ्योरम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. थ्योरम क्यों चाहिए ये भी दिखा दूंगा. थ्योरम क्यों चाहिए? बिकॉज यहाँ पे देखो एक चीज दिया है, टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैनॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन. दिस विल बी प्रूव्ड बाय व्हाट? एक चीज बता देना थोड़ी देर पहले. प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन. समझ में आ रहा? वी विल मेक एन assumption that this is true, this is correct. So हम लोग क्या पकड़ लेंगे? We will let that fact, this is the fact to be correct as two distinct lines can have more than two points in common. उसको सही पकड़ के हम लोग उसको गलत प्रूफ करेंगे. समझ में आया? तो कैसे प्रूफ करेंगे? सोचो दो लाइन लिया हम लोगों ने. सो उसमें सोचो हम लोगों ने प्रूफ किया कि तुम्हारा एक से ज्यादा पॉइंट्स कॉमन है. ठीक है, तो एक से ज्यादा पॉइंट कॉमन है मतलब क्या? दे इंटरसेक्टेड टू पॉइंट्स. यस और नो? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैं इसी थ्योरम को हाँ कॉपी कर देता हूँ. तो ये जो थ्योरम है यहाँ पे क्या बता रहा है कि सोचो हम लोगों ने क्या लिया? हम लोगों ने पहले लिया लेट L and M be two distinct lines. ओके, हम लोगों को क्या पता है? दो लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है एट अ कॉमन पॉइंट, है कि नहीं? पर अभी हम लोग क्या लेंगे? लेट अस assume that L and M have more than one points in common. So therefore we can say, इस चैप्टर में ऐसा टाइप का बहुत लिखना पड़ेगा. लेट, वी कैन से, लेट अस एज्यूम, ये सब लिखना पड़ेगा. ठीक है, so we can say what? We can say L and M intersect at more than 2 points. Yes or no? More than 1 point. समझ में आया? ये हम लोगों ने गलत चीज एक सही पकड़ ली. क्लियर? समझ में आया? बट यहाँ पे एक एक्सियम हाँ था. यहाँ पे हम लोगों के हाँ, पास सर. कौन सा वाला एक्सियम था? एक्सियम दिस वन. So what we can write? We can write that but तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोगों को क्या मिला? हम लोगों को मिला कि two distinct lines are having intersecting at two distinct points. ठीक है कि नहीं? So हम लोगों को पास दो लाइन मिलेगा. So we will have two lines, है कि नहीं? Passing through the distinct points P and Q. So तो यहाँ पे more than one लिख के हम लोग यहाँ पे two लिख देते हैं. Much better. 2 points in common, that is point P and point Q. ठीक है, इसको लिया. So we can say L and M intersect at 2 points, more than one at. So we can say L and M intersect at 2 points P and Q. Okay, है कि नहीं? इंटरसेक्ट होगा.
अभी बोल सकते हैं कि पी एन क्यू, तो इसी चीज को हम लोग इम्प्लाइसिट क्या लिख सकते हैं? देयर आर टू distinct lines passing through है कि नहीं? बोल सकते हैं? समझ में आ रहा है? अगर दो लाइन, सरस्वती समझ में आ रहा है? हाँ। मतलब एल और एम अगर दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या? पी और क्यू अगर दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है, दैट मीन्स पी एंड क्यू से दो अलग अलग लाइन पास हो रहे हैं, बट दिस इज अ कंट्राडिक्शन टू व्हाट? बट हम लोग बोल सकते हैं बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स Euclid's axiom which states, क्या था स्टेटमेंट? हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ सीखना पड़ेगा। हाँ, स्टेटमेंट सीखना पड़ेगा ये वाला, which states what? Given two distinct points, there is a unique line that passes through them. है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ये था ना? समझ में आया? हाँ। Unique line. So there are two unique lines passing through P and Q. So this contradicts Euclid's axiom, which states that given two distinct points, that there is a unique line that passes through them. So ultimately हम लोग क्या लिख सकते हैं? So we can say that our assumption was wrong. So what was the assumption? Assumption was that L and M have 2 points in common. So ultimately we can say that two distinct lines cannot have more than one point in common. ठीक है? समझ में आया? हाँ। So this is how you prove by contradiction. अब एक समझ में आया? Proof by contradiction. हाँ सर। So this is the proof. प्रूफ में हम लोगों ने क्या यूज किया? तो इसका डायग्राम नहीं चाहिए। हाँ, गलत चीज का क्या डायग्राम होता है? सो प्रूफ ऐसा होता है। So for this theorem you can write the proof like this. Okay, same इसी तरह लिखना पड़ता है। क्लियर हुआ? So ये सब पढ़ना। हाँ, postulate 1, axiom 5.1, postulate 2, postulate 3, ये सब you have to mention those postulates. Okay, like this. Euclid's का जो postulate वो axiom वो ऐसा होता है। सरस्वती, you are saying something? नहीं, समझ में आया है। ऋषिकेश, नवोदीप समझ में आया? यस सर। प्रूफ देखना अच्छा से। Yes, sir. देखने का उसमें बहुत लॉजिकल प्रूफ है। थोड़ा सा देखोगे, इसमें इतना कैलकुलेशन में नहीं होता है, थोड़ा सा देखोगे समझ में आ जाएगा। इट्स अ वेरी लॉजिकल काइंड ऑफ प्रूफ। ओके, सो यहाँ पे देखना, यहाँ पे कुछ कुछ दिया है, यू हैव टू राइट। जैसे यहाँ पे नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। ठीक है,
सो नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 ये तीनों ही सॉल्व करने लायक है, बाकी सब तुम्हारा सिंपल वर्ड्स में या फिर स्टेटमेंट्स में यू कैन राइट. ओके, सो ट्राई करना नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6 में अगर नहीं कर पाऊँ मैं समझा दूंगा. इसका प्रूफ भी ऑलमोस्ट सिमिलर इसकी तरह होगा, ये जो नंबर 5.1 है. सो यू कैन ऑल्सो शो इट लाइक अगर AC और BD इक्वल है तो AB और CD भी इक्वल होगा तो दिखाना पड़ेगा. सो यू कैन सब्ट्रैक्ट, यू कैन यूज दिस पोस्टुलेट्स, मतलब दिस एक्सियोम्स. यहाँ पे एक्चुअली ये एक्सियोम काम में आएगा. इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर्स आर इक्वल. समझ में आ रहा है? इसमें ये दोनों काम में आएगा. दिस टू विल बी, मतलब ये तीन यूज करना पड़ेगा. समझ में आया सरस्वती? समझ में आया? हाँ. काव्यिक समझ में आया? ये तीन की कैसे यूज करना पड़ेगा थोड़ा सोचना, समझ में आ जाएगा. हाँ सर. करके भेजना, गलत होने से मैं करेक्ट कर दूंगा. मैंने इस चैप्टर में थोड़ा सा दिमाग का जो लॉजिकल कॉन्सेप्ट है वो यूज करना पड़ेगा, तुम्हारा थोड़ा सा लॉजिक यूज करना पड़ेगा. ओके सर মানে 5.1 তো চেক কৰিব লাগিব ন নে? हाँ লাগিব ऑब्वियसली. सर হবে. सही होगा, पर मैं हिंट दे रहा हूँ. ये नंबर 6 तो बहुत इजी है. नंबर 6 में तो तुम्हारा एक्सियोम्स, जो एक्सियोम्स लिस्टेड है ना, एक्सियोम्स पोस्टुलेट लिस्टेड है, उसी को यूज करके प्रूफ सॉल्व करना पड़ेगा. क्लियर एवरीवन? यस सर. Yes. ऋषिकेश यस नमस्ते. सर. यस सर. एकदम सिंपल है, बहुत ही सिंपल है. ट्राई करना, समझ में आ जाएगा. एग्जाम्पल मोस्ट तुम्हारा एग्जाम्पल जो दिया हुआ था उस एग्जाम्पल की तरह ही होता है. एग्जाम्पल 5.1, 5.2, थ्योरम 5.1 इसी की तरह. जैसे 5 एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 2 है, इसी की तरह क्वाइट सिमिलर. तो अभी हम लोग जो फिफ्थ पोस्टुलेट था, फिफ्थ पोस्टुलेट क्या था? फिफ्थ पोस्टुलेट हम लोग को थोड़ा बड़ा वाला दिखा था, जो ट्रांसवर्सल वाला था, है कि नहीं? दिस फॉर द फिफ्थ पोस्टुलेट, ये वाला मैंने समझा है. यही वाला ये चीज, जिस साइड में तुम्हारा सम मतलब छोटा होता है ट्रायंगल्स का, उसी साइड में इंटरसेक्ट करता है तो लाइन्स. सो इसी चीज का कुछ अलग वेरिएशंस भी है. इसी का हम लोग मतलब एक्सियोम अलग अलग फॉर्मेट में मिलेगा. सो देयर आर सेवरल इक्विवेलेंट वर्जन्स. इक्विवेलेंट मतलब सेम टाइप का बोल सकते हो, एक अलग फॉर्मेट में लिखा गया बट इक्विवेलेंट. ठीक है, मतलब सेम है बट लिखने का तरह, मतलब बताने का तरीका अलग है, लिखने का तरीका अलग है, बट दे आर अल्टीमेटली ट्राइंग टू मतलब एक्सप्लेन द सेम थिंग. समझ में आया? हाँ. सो यूक्लिड्स द फिफ्थ पोस्टुलेट है, दैट इज अ हाँ, वेरी sir. सिग्निफिकेंट पोस्टुलेट बिकॉज उसके बेसिस पे हम लोग बहुत कुछ निकाल सका. मतलब जो ट्रांसवर्सल का तो कॉन्सेप्ट था, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का तो कॉन्सेप्ट था, वो सब आया वहां से, उस पोस्टुलेट से. सो हाँ, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा कि अगर लेस देन हुआ या फिर ग्रेटर देन हुआ, एक साइड में अगर ग्रेटर देन हुआ, एक साइड में लेस देन हुआ सम इंटर एंगल्स का, तभी जाके वो लोग शायद लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर सम एग्जैक्टली 180 डिग्री हुआ, if the sum of the angles on one side of the transversal is equal to 180 degree, then we have seen that the lines will not intersect. There will be no intersection of lines. इसका मतलब क्या? No intersection of lines मतलब कौन सा lines intersect नहीं करते हैं? Parallel lines intersect नहीं करते, है कि नहीं? हाँ. समझ में आया? काफी समझ में आ रहा है? हाँ सर. सो इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं कि हाँ, अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है देन वी कैन से दैट दोज आर पैरेलल टू ईच अदर. तो इसी चीज को एक जॉन प्लेफेयर बोल के एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या किया था, प्लेफेयर्स एक्सियोम बोल के उसी के एक इम्प्लाइड एक चीज को उन्होंने पैरेलल लाइंस मतलब पैरेलल लाइंस प्रूफ करने के लिए, पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन देने के लिए उन्होंने ये
मतलब एक्सियोम यूज किया था, यूक्लिड का जो ये एक्सियोम का ये फॉर्म यूज किया था, अल्टीमेटली उसी का एक अल्टीमेट आउटपुट है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है, फॉर एवरी लाइन L एंड फॉर एवरी पॉइंट P नॉट लाइंग ऑन L देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लाइन M पासिंग थ्रू P एंड पैरेलल टू L। मतलब इस लाइन का मतलब क्या है, फॉर एवरी लाइन L, अगर कोई भी एक लाइन ले लो L बोल के, और कोई भी एक पॉइंट ले लो जो P के बाहर में है, मतलब L में नहीं है, एनी पॉइंट दैट इज नॉट लाइंग ऑन L, सो P से एक ही लाइन पास हो सकता है जो L से पैरेलल हो। समझ में आया? See this diagram. This you have a line L and you have a point outside L. ठीक है? So M से P से एक ही लाइन पास हो सकता है जो so there can be only one line that will pass through P and will be parallel to L. समझ में? ये पैरेलल नहीं होगा, ये पैरेलल नहीं होगा। समझ में? इसी चीज को हम लोग अलग तरीके से अगर बोलने का कोशिश करेंगे तो we can say that two distinct intersecting lines cannot be parallel to the same line. क्यों? Because intersect होने से क्या होगा? You get another point, है कि नहीं? जो L M में गिर रहा है, समझ में आ रहा है? Is it clear? हाँ हाँ सर। ये चैप्टर मतलब पढ़ाते पढ़ाते बोर लग जाता है, बट पढ़ लो, दिया है, पढ़ा रहा है, फाइनिंग। सो बाकी ऋषिकेश और नवोदीप समझ में आ रहा है? यस सर। नवोदीप, यस सर। सो ये जो पहला वाला एक्सियोम है, ये जो एक्सियोम है, ये दिस एक्सियोम एंड दिस एक्सियोम, दिस आर नथिंग बट implications या फिर आउटपुट्स ऑफ द सेम ओरिजिनल एक्सियोम, सॉरी ओरिजिनल पोस्टुलेट होता है, वो पोस्टुलेट का ही एक मतलब आउटपुट बोल सकते, आउटकम बोल सकते हो, ठीक है? तो इसी चीज को जो हम लोग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यूज करते हैं उसके लिए यूज किया गया है, ठीक है? सो यूक्लिड डिड नॉट रिक्वायर हिज फिफ्थ पोस्टुलेट टू प्रूव हिज फर्स्ट 28th थ्योरम, बट उसके बाद फिफ्थ पोस्टुलेट अल्टीमेटली एक थ्योरम है। क्यों थ्योरम है? बिकॉज पहला जो 4 पोस्टुलेट है उसी को यूज करके, पहला जो 4 एक्सियोम है उसी को यूज करके क्या किया था, दैट द फिफ्थ पोस्टुलेट कैन बी प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो एक होता है यूक्लिडियन ज्योमेट्री। यूक्लिडियन ज्योमेट्री में मैक्सिमम क्या होता है, स्ट्रेट लाइंस होता है, ठीक है? बट व्हाट अबाउट द ज्योमेट्री दैट इन्वॉल्व्स कर्व्स? कर्व भी होता है ना, सर्कल वाला जो कर्व है उसको छोड़ के बाकी भी तो कर्व होता है ना। तो कर्व के बेसिस पे तुम क्या कैसे लिख सकते हो, तो उसको बोला जाता है नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री, ठीक है? तो नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री ऑब्वियसली दूसरे लोगों ने निकाला था, तो इसलिए वो यूक्लिड वाला ज्योमेट्री नहीं था, वो अलग वाला ज्योमेट्री है, बट दोस आर आल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है? आजकल बहुत जगह में यूज होता है, बट अल्टीमेटली यूक्लिडियन ज्योमेट्री बोल सकते हैं कि यूक्लिडियन ज्योमेट्री वाज द बेसिस ऑफ ऑल द डिफरेंट ज्योमेट्रीज दैट आर प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। जैसे स्पेरिकल ज्योमेट्री हो सकता है, स्फीयर में अलग अलग टाइप हो सकता है, फॉर एग्जांपल लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, देखा ना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड? हाँ तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इज नॉट यूक्लिडियन हाँ ज्योमेट्री। सर। यूक्लिड ने ऐसा स्फीयर में ऐसा 3D सरफेस के बारे में बात ही नहीं किया था, ठीक है? तो सॉलिड्स के बारे में बताया था, बट सॉलिड्स के ऊपर अगर कोई लाइन जा रहा है, वो कर्व का प्रॉपर्टीज क्या क्या होगा, तो वो सब के बारे में दिया नहीं था, बताया नहीं था, तो उसके बेसिस पे स्पेरिकल ज्योमेट्री भी आया था। ऐसा बहुत सारा अलग अलग टाइप का ज्योमेट्रीज मिलेगा। सपोज फॉर एग्जांपल देयर इज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, देयर आर n डायमेंशनल ज्योमेट्री, वो भी मिलता है। सो जैसे इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, इंटरसेक्शन ऑफ सरफेसेस, बहुत सारा चीज मिलता है। तो यही चीज मतलब अल्टीमेटली मतलब यूक्लिडियन ज्योमेट्री इज काइंड ऑफ द बेसिस ऑफ ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ, यू कैन स्टडी दिस पार्ट, तुम्हें पढ़ सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? कर्व में क्या होता है, कर्व में यूक्लिडियन ज्योमेट्री का जो रूल्स होता है, पोस्टुलेट्स होता है, वो हर वक्त काम नहीं करता, ठीक है? इसलिए वो अलग टाइप का ज्योमेट्री हो जाता है। समझ में आया सबको?
इज इट क्लियर? Yes. यस सर। बट अगर यूक्लिडियन ज्योमेट्री नहीं होता तब ये अलग अलग टाइप का ज्योमेट्री नहीं मिलता। तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री में यूक्लिड का पोस्टुलेट्स ये सब काम करते हैं। अगर दूसरे वाला ज्योमेट्रीज यूज करना, वहां पे अगर यूज करने की कोशिश करो तब काम कर भी सकता है पोस्टुलेट्स एक्सियोम्स, यूक्लिड का नहीं भी कर सकता। ओके, सो दैट इज द थिंग आई वांटेड टू एक्सप्लेन। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल 3 है, देखो एग्जाम्पल 3 में क्या बोला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर एग्जिस्ट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स दैट आर एवरीवेयर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम वन अनदर। ये तो पैरेलल लाइन का डेफिनेशन हो गया। इक्विडिस्टेंट फ्रॉम वन अनदर क्या है? देयर एग्जिस्ट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स दैट आर एवरीवेयर इक्विडिस्टेंट। इसका मतलब क्या है, अगर स्ट्रेट लाइन है, इफ देयर आर टू स्ट्रेट लाइन्स, if there are two straight lines, then जितना भी है तो एक्सटेंड होगा ना, चार मतलब इन्फिनिटी में एक्सटेंड होगा। सो इन लोगों का क्या होगा, दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्विडिस्टेंट होगा, ये ऑलवेज इक्विडिस्टेंट होगा। क्यों? बिकॉज दीज आर पैरेलल लाइन्स। समझ में आया? सो वी कैन से दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट, है कि नहीं? सेम होगा कि नहीं, बोलो। हाँ. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन्स। तुम बोल सकते हो कि पैरेलल लाइन्स में क्या होता है, पैरेलल लाइन्स में इक्विडिस्टेंट होता है। सो इसी चीज को बोला है कि दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ यूक्लिड्स पोस्टुलेट। यस, दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। कैसे होता है? फिफ्थ पोस्टुलेट क्या बोला था कि, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्लेस एज एक्सियोम भी यूज कर सकते हैं। तो अगर L और P, मतलब एनी लाइन L है और P है, P अगर कोई पॉइंट है विच इज नॉट ऑन L, तो प्लेफेयर थ्योरम में क्या होता है, प्लेफेयर थ्योरम बहुत बताता है कि हाँ वो एक लाइन जो एक ही लाइन होगा जो L के P से पास करेगा और L के साथ पैरेलल, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग एक पॉइंट है, मतलब एक पॉइंट का क्या गैप है, जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा, है कि नहीं, ऑलवेज। क्यों? जैसे ओनली वन यूनिक लाइन, तो वो यूनिक लाइन तो पैरेलल होना पड़ेगा, और पैरेलल के बीच में जो डिस्टेंस है तो ऑब्वियसली वो परपेंडिकुलर सेम रहेगा। सो द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन। सो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर वक्त सेम रहेगा M और L के बीच में। M क्या है? M एक पॉइंट P से जो पास हुआ करने वाला लाइन है, दिस लाइन। सो अभी बताओ L और P के बीच में जो डिस्टेंस हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना, ये डिस्टेंस होगा। सो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा। क्यों सेम होगा? बिकॉज ये लाइन अगर टेढ़ा होता तब क्या होता, तो यहाँ पे तो कॉमन हो जाता ना, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाता। इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है कि समझ में आ रहा है? सो अगर इंटरसेक्शन नहीं आएगा तो वी हैव टू मेंटेन द डिस्टेंस थ्रू आउट। मतलब P अगर P है तो M में अगर कोई दूसरा पॉइंट है उसमें उसके बीच में भी क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू हैव द सेम डिस्टेंस, सेम गैप। समझ में आया? हाँ. सो देखना ये चैप्टर बहुत हाँ सर। थोड़ा सा उटपटांग टाइप का चैप्टर है, बट उपाय नहीं है। सो ओके एवरीवन, सो चैप्टर थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा करने का कोशिश करना एक्सरसाइज, और थोड़ा सा पढ़ने का, चैप्टर पढ़ना। हाँ, क्या क्या पढ़ोगे मैं लिख के दे रहा हूँ। यू हैव टू लर्न, ओके, just like the identities that I have asked you to learn, you have to learn from this chapter। क्या पढ़ोगे? डेफिनेशंस। किसका डेफिनेशंस? एक्सियोम, पोस्टुलेट, थ्योरम, उसके बाद तुम्हारा क्या था वो, कंसिस्टेंट। उसके बाद क्या पढ़ोगे? 7 या 10 था, 7 या 10 था।
7 हाँ ये 7. So 7 axioms of Euclid's. ये कौन सा पेज में है? पेज नंबर 81. पेज 81 में मिलेगा ये चीज. सिमिलरली नंबर 3 में क्या है? यू हैव टू लर्न द 5 postulates. ओके. postulates कहाँ पे है? postulates यहाँ पे इस वाला पेज में, पेज नंबर 82. समझ में आया? স্যার আপনি কেবল লিখি আছে हाँ মই স্ক্রিন খোলা হয়ে আছে अच्छा तो देख लेना, मैं पे भेज दूंगा ये वाला पीडीएफ ही भेज दूंगा. समझ में हाँ आया? सर So this is today's, तो दिस इज द चैप्टर. तो बहुत सिंपल सा चैप्टर है, थोड़ा सा उठपटांग टाइप का चैप्टर है, क्योंकि बहुत मतलब बेसिक चीज को प्रूव करने के लिए बोल रहा है. सो देखना ये चीज, वो बोलो समझ में आया कि नहीं, बोलो. थोड़ा सा पढ़ना, हाँ ये चैप्टर को पढ़ने का कोशिश करना. कोई लाइन अगर समझ में नहीं आया तो फिर बहुत बताना. क्लियर एवरीवन? Yes. यस सर और एक्सरसाइज 5.1 करना है. एक्सरसाइज 5.1 जब करोगे तब तुम्हारा वो पोस्टुलेट्स और वो क्या बोलता है थ्योरम्स यूज होगा वहाँ पे. ठीक है. और लॉजिकली ट्राई करना है इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए. मतलब यू कैन नॉट सॉल्व दिस चैप्टर बाय मतलब यूजिंग सम फॉर्मूलाज और वैसा कुछ यूज करके नहीं करते. तो जो गिवन पोस्टुलेट्स और एक्सियोम है उसी को यूज करके हम लोग इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं. मेनली क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को करने का कोशिश करना. 6 तो मैंने बता ही दिया है कौन सा वाला यूज करोगे. इसको इक्वेशन की तरह ले लेना, ए सी और बी डी को, तो वहाँ पे पोस्टुलेट्स एक्सियोम्स यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं. ट्राई करना थोड़ा सा. अगर नहीं कर पाओ तो मैं बता दूंगा. अगर गलत भी करते हो तो गलत करके भेजना. हाँ मैं करेक्ट करके दूंगा. मैं क्यों बोल रहा हूँ, चैप्टर को पहले पढ़ लेना, समझने का कोशिश करना, एंड देन डू द एक्सरसाइज. ओके. क्लियर एवरीवन? Yes. sir. अदर्स? नवोदीप, ऋषिकेश? यस सर. सो थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट. गुड नाइट. सर ये चैप्टर के एग्जाम में आएगा? हाँ आएगा, ऑब्वियसली आएगा. इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना क्या क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्या क्या है यहाँ से. these are the things important. ठीक है. ओके सर. ये लर्न करना पड़ेगा. ओके. सो थैंक यू, बाय बाय. बाय सर. Thank you. Bye. बाय सर थैंक यू